डॉक्टर कृष्णमूर्ति सर का स्वागत करने के लिए मैं विनती करती हूँ वैद्य रमन बेलगे सर को। सर गोविज्ञान के साथ बचपन से जुड़े हैं, यानी सर का एमडी ही गोविज्ञान के विषय के साथ हुआ है। गोमूत्र आसव पर सर ने काम किया था, यहाँ रह के औषधि निर्माण भी किया है, तो इसलिए सर को विनती करती हूँ मूर्ति सर का स्वागत करें। एक चीज़ हमेशा होती रही है गोविज्ञान में कि जो हमारे साथ पेशेंट बन के आता है लेकिन हमारा कार्यकर्ता हो जाता है, और ऐसे होते होते वो इतने, यानी हम एक फैमिली बन जाते हैं। मैं डॉक्टर राजपाल सर का स्वागत करने के लिए विनती करती हूँ श्री वासुदेव डोबड़े काका को। सर काका खुद हमारे पेशेंट रहे हैं। या काका, आप बिलीव नहीं करेंगे, इनको चलना भी नहीं हो पाता था। इनको लग रहा था कि मैं 2 साल पहले वॉलेंट्री ले लूं, लेकिन पंचगव्य की दवाइयों ने उनको वॉलेंट्री तो लेने ही नहीं दिया, बल्कि आज 10 साल हो गए उनके ट्रीटमेंट को। काका बहुत अच्छे से प्रकल्प का बेड़ा उठा रहे हैं। डॉक्टर प्रकाश इटनकर सर का स्वागत करने के लिए मैं विनती करती हूँ श्री दीपक जी हल्दुले काका को। काका भी हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं, आरबीआई से रिटायर्ड हुए हैं, और जो भी हम बताएं, यानी ये जो हमारे कार्यकर्ता है कि कभी उनको ये नहीं रहता है कि ये ऐसा क्यों बताया या ये क्यों बताया, तो ये सब कामों में आप हमसे जुड़े हुए हैं। अब मैं वाते सर से विनती करती हूँ कि अध्यक्षीय समापन करें। सत्र के सभी वक्तागण और सभी विद्वद श्रोतागण, सत्र का समारोप करना है मुझे और अध्यक्षीय निवेदन करना है। बस इस सत्र का मैं अध्यक्ष होना, मैंने पहले ही कहा था कि रामस्वरूप जी जहाँ पर वक्ता है वहाँ मैं अध्यक्ष रहूँ, ये बात कुछ पचती नहीं है, लेकिन अब ऐसा कुछ रचना बनी थी कि उसमें मुझे बैठना पड़ा वहाँ पर। वह इसलिए कह रहा हूँ कि इस सत्र की जो मतलब रेंज जो वक्ता थे, और विशेष करके भविष्य में जो काम करना है, जैसे प्रकाश ने कहा कि 30 से 35% युवा बैठे हैं, भविष्य में जिनको काम करना है उनके लिए अच्छी दिशा मिलने का सत्र रहा है। सवेर का जो अध्यक्ष उद्घाटन के बाद पहला सत्र था वो तो पूरा आयुर्वेद डोमिनेटेड था, जिसमें हम लोग कुछ सुन रहे थे लेकिन बहुत सारी चीज़ें सर के ऊपर से जा रही थी, ऐसी कुछ शब्दावली वहाँ पर थी जो हम नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन ये ऐसा सेशन है कि जिसमें जो यहाँ फार्मेसी वाले और मॉडर्न साइंस वाले जहाँ जुड़े हैं उनके लिए काफ़ी कुछ ब्रेन बैरियर पार करके चला गया है, और ऊपर से उसको आगे काम करने को दिशा भी मिल गई है। तो ये जो यहाँ वक्तागण थे, ये मतलब रेंज अगर देखी जाए तो हमारे गुरुतुल्य रामस्वरूप जी थे और शिष्य मेरा प्रकाश है, और उनके बीच में बाकी 2 है वो मेरे कंटेम्प्रेरी कह सकता हूँ। गुरुतुल्य इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैंने अपना पीएचडी का काम शुरू किया, मैंने पीएचडी में गोमूत्र पे है, तो जब काम शुरू किया तो जैसे हम रेफरेंस वर्क करते हैं, लिटरेचर सर्वे करते हैं, तो कहीं पेपर मिलना मुश्किल था। आज तो बहुत सारे मिल जाते। सर ने कहा कि बहुत सारा भी लिटरेचर अवेलेबल है, लेकिन 2006-7 की बात है तो बस चौहान सर के पेपर मिलते थे ज़्यादातर, मतलब 2-4 नाम थे जो बिल्कुल टिपिकल मिलते थे, बस उन्हीं को आधार लेकर कुछ तो काम हुआ है, इतना मेरे लिए सफिशिएंट था, उससे आगे बढ़ सका। तो इसलिए मैं जब उनका वक्तव्य चल रहा था, समय हो चुका था, मुझे भी मालूम था, अध्यक्ष इसके नाते मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी कि समय का पालन करूं। मुझे राजपाल पूछ भी रहे थे समय कितना है, दिया है गया है सबको, उनको भी पता था, लेकिन मुझसे पूछ रहे थे कितना समय है, तो मैं बोला ठीक है, लेकिन फिर रामस्वरूप जी को मैं रोक नहीं पाऊंगा। फिर मुझे 2-3 जगह से इशारे होने लगे कि समय का देखिए जरा। अब बोलना पड़ा मुझे, परिणाम वही हुआ जो होना था, और दूसरा कुछ तो हुआ नहीं। लेकिन मैंने बोलने की हिम्मत कर दी। चलो ठीक है, ये सब तो मतलब होता ही रहता है, क्योंकि इतनी बड़ी जब कॉन्फ्रेंस होती है तो बड़े बड़े लोग आते हैं, तो इतना मतलब अकेले रामस्वरूप जो मैंने अभी अपने मेरे फैकल्टी मेंबर्स यहाँ हैं, कॉलेज के मेंबर्स हैं, उनको बताया मैंने कि जब आप सत्र हो जाएंगे यहाँ रुकिए, रामस्वरूप जी यहाँ पर है, कवलार सर है यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने कुछ काम लिए, इनसे जुड़े हुए काम उन्होंने आगे बढ़ाने का ठान लिया है, तो उनसे आज अच्छा वार्तालाप होगा। तो इसलिए मैंने कहा कि बाद में उनसे बात करेंगे हम लोग। तो इसलिए मतलब ये सत्र इतना उपयुक्त था कि भावी रिसर्च के लिए इसमें बहुत सारी हमको प्रेरणाएं मिली है और रास्ता भी मिला है। जब रामस्वरूप जी का मतलब क्या कहना है, जो मतलब पूरा इम्यूनोमॉड्यूलेशन का तो मेरा भी काम जो था उन्हीं के काम पे आधारित था, और अच्छे रिजल्ट मिलने ही थे, वो भी मिले थे। तो ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें जो मौलिक चीज़ें हैं, मतलब फाउंडेशन उन्होंने रखा है, इसलिए आज उनको अधिकारी की कौपैथी जैसा एक नया
शास्त्र, नया ब्रांच ऑफ ट्रीटमेंट वो शुरू कर सकते हैं। हम सब उनके साथ में हैं, तो इसलिए उनका धन्यवाद इस सत्र के लिए। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जो कहीं में लिखी है, लेकिन अब वो फिर से दोहराना कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि हमको अगला स्तर भी लेना है। लेकिन धन्यवाद रामस्वरूप जी, बहुत अच्छा आपने निवेदन और वक्तव्य यहाँ दिया है और सबको उससे प्रेरणा है और विश्वास हुआ है कि लिटरेचर, क्योंकि अभी मेरे स्टूडेंट भी पूछते हैं मुझसे कि सर इस पर काम करना है, लेकिन लिटरेचर अवेलेबल है क्या? है, बहुत सारा है। सर ने कहा है, या फिर आप सर के संपर्क में रहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल भी जाएगी। वो जो जर्नल था पहले बंद हो चुका था, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी, वो जर्नल ही बंद हो गया। उसकी कुछ कॉपियाँ हमारी प्रतिया संस्था में हैं, तो वहाँ से मिल जाएगी, लेकिन वो सब चीज़ें अभी फिर से रिवाइव हो जाएगी, तो पब्लिकेशन के लिए बहुत सारा अगले आप चांस मिल सकता है। कृष्णमूर्ति सर तो हमेशा हमारे मतलब एक प्रेरणा सूत्र रहते हैं, क्योंकि तपन जी के वो शिष्य है। तपन जी ने भी इसमें जो मतलब, क्योंकि क्या होता है, गौ विज्ञान तो अपना काम करता है, लेकिन जब साइंटिफिक लेबोरेटरीज में इसके काम होते हैं तो उसको एक अच्छा क्या कहते हैं वजन मिलता है और लोग सुनने के मूड में रहते, मतलब साइंटिफिक कम्युनिटी स्पेशली। और पब्लिकेशन का जो काम है, जो यहाँ पर बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है, तो वो हमने बिड़ा उठाया है कि इसके आगे मतलब हमारा टारगेट भी, हमारे जो स्टूडेंट्स अभी पीएचडी करने वाले हैं, टारगेट है कुछ अगले 2-3 साल में कम से कम 15-20 पब्लिकेशन अच्छे जर्नल्स में, जैसे सर ने लैंसेट का नाम लिया है और अच्छा बताया कि एक रीजनल वर्जन भी लैंसेट का शुरू होने वाला है, शुरू हो चुका है, उसमें हम केस स्टडीज पब्लिश करने की कोशिश करेंगे। तो ये टारगेट रहा है, तो उसके हिसाब से भी कृष्णमूर्ति सर का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है पब्लिकेशंस में। हम उनका भी गाइडेंस लेते रहते हैं हमेशा। अभी उनके साथ जो हमारे पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, उनका प्लेस ऑफ वर्क, पार्शियल प्लेस ऑफ वर्क उनका लेबोरेटरी रहने वाली है, तो इस तरफ से भी हम जुड़े हुए हैं और बहुत सारा काम आगे बढ़ने वाला है। राजपाल जी का तो क्या कहना है, बल्ले बल्ले है। तो मतलब उनका जो उन्होंने जो बताया है वो पूरा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड वर्क है कि यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। ना हम कह सकते हैं हम फार्मेसी वाले सब कुछ कर सकते हैं, ना गोविज्ञान अकेला कह सकते हैं बस हम सब कर लेंगे, ना एलोपैथी वाले कह सकते हैं। इट हैज़ टू बी अ होलिस्टिक अप्रोच एंड यह मतलब साथ ही हाथ बढ़ाना, एक दूसरे को जोड़ना और काम आगे बढ़ाना। उस हिसाब से सिम्स हमारे से जुड़ गया है। अभी पिछले कुछ महीनों में हमारी काफ़ी सारी बैठकें हुई है, इसलिए कि हमारा जो मतलब शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड वेरी लॉन्ग टर्म गोल्स हमको सेट करने हैं। वी आर इन दैट प्रोसेस, वी हैव मेट ट्वाइस और थ्राइस एंड देन वी हैव डिसाइड सम फ्यूचर कोर्स, जिसके कारण कुछ पीएचडी के स्टूडेंट्स हमारे तैयार हो गए, उनका भी काम करना है। सो थैंक्स टू राजपाल सर ऑल्सो, विल बी हैविंग लॉट ऑफ इंटरेक्शन इन फ्यूचर एंड हैविंग अ ग्रेट वर्क इन अहेड। प्रकाश, बस उसका आशीर्वाद ही दूंगा, जो किया उतना अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है, ऐसा ही काम करते रहे, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हो चुका, मतलब नहीं बूढ़ा नहीं, लेकिन उम्र हो चुकी है तो इसलिए नहीं, ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ कि उसके हिसाब से मुझे कहना जरूरी कि मैं काम छोड़ चुका हूँ, अब तुम्हें आगे बढ़ाना है, मैं तो बताता रहूँगा क्या करना है करके। तो एनीवे, सो ग्रेट जॉब प्रकाश, सो थैंक्स टू यू ऑल्सो, सो थैंक्स टू ऑल। और आयोजकों को भी मतलब धन्यवाद कि अभी अगला सत्र और अभी और 2 घंटे चलने वाला है, तैयारी से रहिए। हाँ, कोई ये ना कहे कि कितना समय दिया गया है। तो एनीवे, थैंक्स टू ऑल, धन्यवाद। अभी चाय का एक अपना ब्रेक लेते हैं 15 मिनट का, फिर हम चालू की विचारधारा से हम चल रहे हैं और साक्षात भगवान की तरफ हम जा रहे हैं। मध्यम के काल में इस देश में अंग्रेज लोग आ गए, इस देश को बहुत ऐसे सहना पड़ा। हजारों साल मुगलों ने लूटा, उसके बाद कई साल अंग्रेजों ने लूटा। बहुत बड़ी संख्या में हमारे लोग कन्वर्ट हो गए, बहुत बड़ी संख्या में हमारे लोग मारे गए, बहुत बड़ी संख्या में हमारे संस्कृति का हानि हो गई पूरी। लेकिन आज फिर से हम खड़े होने चाहते हैं, फिर से हम ये देश को खड़ा करना चाहते हैं। और ये आप सब जन जो है वो साक्षात मुझे लग रहा है कि भगवान ने जबी यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्म्यानं सृजाम्यहं क्यों परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसके लिए, ये धर्म के संस्थापन के लिए, इस देश के पैदा हुए लोगों के आयुर आरोग्य के लिए, और इस देश में जो कामधेनु भगवान ने भेजी है वो कामधेनु के संरक्षण के लिए आप सभी वैद्यगणों को यहाँ भेज दिया है प्रभु जी ने। और आपके माध्यम से इस देश में कोई अच्छा काम हो रहा है। गाय बचाने के लिए अनेक समस्या है, वैद्यों की समस्या अलग है। वैद्यों की समस्या एक है, हम देने के लिए तैयार है लेकिन लेने के लिए कोई नहीं है। हम बताने के लिए तैयार है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। गाय पालने वालों की समस्या कोई और है। गाय पालने वालों की समस्या और है कि गाय पालने वालों के पास गाय है, लेकिन गाय के मिलने वाले जो पंचगव्य है उससे क्या करना वो उसको पता नहीं है। उसकी समस्या इतनी बिकट है कि उसके पास वो तो सब दान के ऊपर चला रहा है, लेकिन दान देने वाला कौन नहीं। जहां दान मिलता है वहां करोड़ करोड़ रुपए बैलेंस है, जहां दान नहीं है वहां गाय एक एक चारे के पेंड के लिए भूखे मर रही है।
वो गौपालकों की समस्या अलग है, किसानों की समस्या उससे भी अलग है। किसान बोलते हैं गाय पालने की इच्छा है, गाय संभालना है, लेकिन गाय संभालने के लिए हमारे पास अभी हमारे बच्चे तो संभाल नहीं रहे, बच्चे कोई नौकरी ढूंढ रहे हैं, बच्चा कोई डॉक्टर हो रहा है, कोई इंजीनियर हो रहा है, कोई वकील हो रहा है, कोई और नौकरी ढूंढ रहा है कि भाई हमारे बीते हुए समय में 50 साल पहले हमको लोगों ने बता दिया कि भाई इसमें कुछ बचा नहीं है, ये गाय भी में कुछ बचा नहीं, तुम नौकरी ढूंढो, तो नौकरी है तो छोकरी है। आप बहुत से गौपालक जो है उनकी शादी ही नहीं हो गई। लोग बोलते हैं भाई देखो इनकी शादी नहीं हो गई, तुम्हारे कहां से हो गई, तुम इनका चक्कर छोड़ दो, तुम और कहीं नौकरी पकड़ो तो आगे बात बन सकती है। यह किसानों की समस्या अलग है। किसानों की समस्या से अलग दूसरी एक समस्या है, जो गोरक्षक है उनकी समस्या अलग है। गोरक्षकों की समस्या, वो बेचारे रक्षा करना चाहते हैं, रातों दिन जान मुट्ठी में लेकर रास्ते पे खड़े होते हैं, रास्ते पे खड़े होकर केस चलते हैं, गाय छुड़ाते हैं, लेकिन उनके पीछे खड़े रहने वाला कोई नहीं। देश की सब राजनीतिक पार्टियां है वो हाथ झटक लेती है, उनको अच्छी तरह से मार्गदर्शन नहीं मिलता, कानूनी व्यवस्था का संरक्षण नहीं मिलता, उसके लिए वो अटक रहे हैं। और वो एक बार अटक गया तो फिर वो कभी रास्ते पे नहीं उतरता। वो गोरक्षकों की समस्या अलग है। गौशाला वालों की समस्या अलग है। गौशाला वाले गाय तो संभालते हैं, गाय को पालते हैं, पहले पहले मौसम होता है, मूड होता है, चलो भाई गौशाला शुरू करेंगे, अमुक होगा, फलाना होगा, ऐसा होगा, तैसा होगा, लोग आएंगे, इतना पैसा मिलेगा, इतनी गाय आएगी, इतना रुपए किलो से गोबर बिकेगा, इतना रुपए किलो से गोमूत्र बिकेगा, इतना 3000 रुपए किलो से घी बिकेगा, 70 रुपए 80 रुपए 100 रुपए लीटर से दूध बिकेगा, ऐसा होगा, फलाना होगा। लेकिन जब 150 गाय हो जाती है तो वो बोलता है गोबर को भी कोई गिरायक नहीं है, गोमूत्र को भी कोई गिरायक नहीं है, घी को भी कोई गिरायक नहीं है, कोई दान देने वाला भी आता नहीं। आप क्या करें? ये हर तरह से समस्या का निवारण करना है। तो भारत के जितने भी आज गाय कट रही है, ये दुर्जन लोग एक संग है, इसके लिए कट नहीं रही है, सज्जन लोग विघटित है, इसके लिए गाय कट रही है। और उसमें भी हमारे गाय के बारे में काम करने वालों में भी बंटवारा हो गया है। कोई जैन है उसकी गौशाला अलग चलती है, कोई माहेश्वरी है उसकी गौशाला अलग चलती है, कोई मराठी है उसकी गौशाला अलग चलती है, कोई आरएसएस वाला है उसकी गौशाला अलग चलती है, कोई वारकरी संप्रदाय उसकी गौशाला अलग चलती है। यह सब हमारे अपने में हम जुटे हैं। इस देश में अंग्रेजों ने जो जातीयवाद हमारे अंदर भीतर जो लगा के गए, वो जातीयवाद आज तक यह समाज को जोड़ने नहीं दे रहा है। तो इसके लिए हमारी जाति एक है गौरक्षक, हमारी जाति एक ही है गौपालक, हमारी जाति एक ही है भारत। हमारे भीतर से जात पंथ संप्रदाय इसका भेद जब तक निकलता नहीं तब तक हम आगे बढ़ सकते नहीं है। तो इसके लिए हमको अगर आगे बढ़ना है तो यह सब समस्याओं को मिटा के हमारे पास जितनी गौशाला में जो कमी है, जिसके पास जो कमी है उसके पीछे खड़ा रह के वो कौन चला रहा है, वो कौन से समुदाय से है, वो कौन से संप्रदाय से है, वो ना देखते हुए भी हम एक गाय पालक है उसके पीछे साम दाम दंड भेद ये सब करके अगर हम उसके पीछे खड़े रहते हैं तो हम बहुत बड़ा काम इस देश में खड़ा कर सकते हैं। और ये सब समस्याओं को लेके हमको आगे कभी अवसर मिले, समय मिले तो चिंतन करना होगा। ये सबकी समस्या जो अलग है, देश के लोग पंचगव्य का इस्तेमाल कैसे करें, इसके लिए हमको अलग अलग कॉलेज में जाके आज बीती हुई पीढ़ी जो 50 के ऊपर गई है वो हमारे हाथ से निकल गई है, वो तो हमारे हाथ में आने वाली नहीं है। कितना भी कहो वो तो बाहर निकलने वाला नहीं है। लेकिन अभी 40 के अंदर जो पीढ़ी है जो हमारे उम्र की है, अगर हमने ये सब काम कॉलेज में जाके किया, हमारे शहरों में जितने भी कॉलेजेस है उसमें ऐसे बड़े बड़े लोगों का अगर जानी जी वगैरह ये बड़े बड़े लोगों का लेक्चर अगर वो कॉलेज में होता है, साल में एक बार क्यों ना हो, उनको वहाँ सब जानकारी मिलती है। और हमारे पाठ्य पुस्तक में हमको एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करना होगा। हमारे पाठ्य पुस्तक में जब तक गाय नहीं आती, हम पहली से 12वीं तक जब तक गाय पढ़ते नहीं है तब तक हमें गाय की कोई जानकारी नहीं मिलेगी। इसके लिए हमको ये भी आंदोलन खड़ा करना होगा कि हम
हमारी शिक्षा पद्धति ने भी पहली से लेकर 12वीं तक कम से कम गाय आनी ही चाहिए और इसके ऊपर हमारा देश टिक सकता है। तो इसके लिए भी हम सबको प्रयास करना चाहिए। और बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन मैं तो बिगर बुलाए मेहमान पधारे ऐसा आदमी हूँ, तो इसके लिए ज़्यादा समय नहीं ले सकता। आज ये शिविर जो है ये अपने पंचगव्य के बड़े बड़े वैज्ञानिकों का है, तो इसमें मेरे जैसे पामर को अपने यहाँ खड़ा किया। मैं आदरणीय सुनील जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सब आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ। ये सुनील जी ये अपना है, ये गो सेवकों का, गो रक्षकों का पंडरी है और आप वो पंडरी का मेहमान बढ़ाने वाले तुकोबा राय है, तुकाराम महाराज है, ज्ञानेश्वर जी है। तो आप हिंदुस्तान में जाके जैसे नामदेव राय ने वारकरी समाज की पताका पूरे हिंदुस्तान में लहराई, वैसे ही अपने ये गौ सेवा की पताका पूरे हिंदुस्तान में लहराने का जो प्रयास किया है, इसके लिए महाराष्ट्र वारकरी मंडल कोकण प्रांत का अध्यक्ष करके आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सबको पैर पड़ के नतमस्तक होता हूँ। और हमारी जो कोकण में गौशाला चलाता हूँ मैं, 2008 में 4 गाय से शुरू किया था। आज हमारे गौशाला में 1019 गाय है। अगर कोई वैद्यराज ऐसे है जो कुछ करना चाहते हैं, वो किसको भी होता है कि भाई मेरे को करना है लेकिन हमारे पास गाय नहीं है, गोठा नहीं है, गौशाला नहीं, तो हमारी गौशाला है जिसमें 1000 गाय है। कोकण गिड्डा जाति की गाय है, ये वेचूर के बराबर की गाय है और जंगल में घूम के आती है, जंगल की जड़ी बूटी खाती है, तो उसका गोबर गोमूत्र का जो क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया होगा। आप जानी जी, आप सब वैज्ञानिकों से मेरा अनुरोध है कि ये गौशाला में आप एक बार आइएगा। सुनील जी से मैं निवेदन करता हूँ, प्रभु जी आप आज्ञा करिए, एक प्रोग्राम ऐसा ही वो गौशाला में अपन लेते हैं और जिसको गोबर गोमूत्र की कमी है और कुछ करना है तो वो गौशाला में भी हम एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री खड़ा कर सकते हैं, प्रोजेक्ट खड़ा कर सकते हैं। और उधर की बाकी सब जिम्मेदारी, हमारे पास स्ट्रक्चर है, जमीन है, गाय है, गोमूत्र है, गोबर है, इन आदमी है, सब कुछ है, खाली ऊपर का मजला हमारा खाली होने के कारण ये सब पुकड़ जा रहा है। तो इसके लिए ऊपर के मजले वाले में होने वाले लोग हमको अगर 1-2 लोग मिल गए तो हम कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं, मेरा नंबर लिख लीजिए। मेरा नंबर है 9921487148, 9921487148। भगवान महाराज कोकरे चिपलून, ये नंबर पे कॉल कीजिए। हमारे सहयोगी आदरणीय संजय जी पांडे हैं, वो अध्यक्ष है हमारे गौशाला के, उनका भी नंबर आप नोट कर सकते हैं। और आप कभी भी आइएगा और पंचगव्य से हम एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी करेंगे। महाराष्ट्र के 2 करोड़ वारकरी संप्रदाय इसमें खड़े करेंगे और जहां जहां अभी वारकरी संप्रदाय का मेला होगा, सम्मेलन होगा, उसी जगह पर ऐसा अगर हम सम्मेलन लेते हैं तो वो लोग भी इसका सब लाभ ले सकते हैं, वो लोगों को भी ये सब नॉलेज मिल सकता है। धन्यवाद। मैं फिर से एक बार सबको सप्रेम जय हरि, जय गौ माता, रामकृष्ण हरि, जय शिवराय। कनुप्रिया यह मार्गदर्शन करेगी। निकिता पंडित कनुप्रिया, आप अपना स्थान ग्रहण करें। इस सत्र का अध्यक्ष स्थान निभाएंगे डॉक्टर श्री प्रकाश काबरा जी। उनको भी मैं विनंती करती हूँ कि आप अध्यक्ष का स्थान ग्रहण करें। निमंत्रित करने जा रही हूँ पूज्य मेघलाल जी पाटीदार, गायत्री परिवार से है, सेंधव से है। इस सत्र का आरंभ डॉक्टर अशोक जी कलवार इनके मार्गदर्शन में होगा। अशोक जी का परिचय थोड़ा दे देता हूँ। जो बाहर प्रसिद्ध रहता है ओंकोलॉजिस्ट, यानी कर्क रोग के चिकित्सक, शल्य चिकित्सक भी हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और पिछले 20 वर्ष से ज़्यादा ही हो गए गौमूत्र में काम कर रहे। 20 वर्ष के आसपास गौमूत्र पर अभ्यास और अच्छी तरह से बारीकी से, वहाँ की बंगलोर की गौशाला, बीकानेर थे, अभी जोधपुर रहते हैं। शासकीय व्यवस्था में होने के बावजूद इस विषय में गहराई से और उसको बारीकी से देखना, रोगियों में क्या प्रभाव है वो बराबर देख रहे हैं। इसमें एक जानकारी, चूँकि वैसे चर्चा में बाद में आएगा विषय,
जैसे हमने तपन जी का बाकी नाम लिया था, गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र, जब हम ये अर्क की बात कर रहे थे तो इंट्राविनस नसों में गौमूत्र पूरे विधि विधान वैज्ञानिकों के साथ पिछले 16, 17, 18 वर्ष पहले बराबर दिया गया, जिसको अंग्रेजी में टर्मिनल, यानी बिल्कुल जो कोई संभावना नहीं, वो काफ़ी कुछ परिवर्तन आ रहे थे। थोड़ा रुक गया क्योंकि हमारे संसाधन, हमारी व्यवस्थाएं दूसरी तरफ ज़्यादा बढ़ गई। वो काम वो आप भी कर रहे हैं, कुछ प्रमाण में पहले ज़्यादा हुआ। तो ऐसे काम, ऐसे वैज्ञानिक, ऐसी व्यवस्थाएं जो साहस का, हिम्मत का परिचय दे रहे हैं और इस काम को एक मुकाम पर ले जा रहे हैं, तो ऐसे अशोक जी हैं। सबसे पहले तो डिस्क्लेमर, क्योंकि मैं एलोपैथी का हूँ, इसलिए कानूनी तौर पर गौमूत्र को प्रिस्क्राइब करने का, लिखने का, मरीजों को एडवाइज करने का अधिकार हमको नहीं है। और इसलिए लीगल बाइंडिंग की वजह से मैंने जो भी अपना ये कैंसर में टर्मिनल या अंतिम स्टेज के मरीजों में जो अभ्यास किया है या जो कर रहा हूँ या जिन मरीजों को मैं प्रेरित करता हूँ, उसके साथ एक आयुर्वेदिक फिजिशियन की भूमिका भी हमेशा रहती है। तो मूलतः उन्हीं की देख रेख है, मैं केवल एक ऑब्जर्वर हूँ, ऐसा मेरा इसमें सहभाग है। तो आज की अपन इस मीटिंग में इसकी वैज्ञानिक महत्ता के अध्ययन के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो मेरी स्टडी मूलतः क्लिनिकल भाव से है। तो सबसे पहले तो हम सब जानते हैं, कल्याण मंत्र में हम सब लोग जन कल्याण की सबकी बात करते हैं। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। फिर नेक्स्ट, ये मेरा इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट मुझे ये प्रेरणा क्यों मिली, लगभग वही जैसे बताने 20 वर्ष पहले की बात है। मेरे बहुत अच्छे एक मित्र हैं, इनको एक्यूट प्लाज्मा सेल ल्यूकीमिया, इनको ब्लड कैंसर की बहुत तीव्र गति होती है, वो वाला कैंसर हुआ। और इसका तब भी कोई ट्रीटमेंट नहीं था और आज भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अभी भी हमारी एलोपैथी की रेंज से बाहर है। तो सारे ऑप्शन ख़त्म थे। तो हमारे एक साथी हैं अब जो इस दुनिया में नहीं रहे, वो भी भंवरलाल जी कोठारी, उस समय वो राजस्थान गौ सेवा आयोग के चेयरमैन थे। उन्होंने कहा कि अशोक जी, अगर आपकी इच्छा हो तो इनको गौमूत्र देवें। तो क्योंकि हमारे अस्पताल में ही बात चली थी, तो मेरे साथी डॉक्टर भी बैठे थे, सब हंसे जोरदार। और स्वाभाविक रूप से मैं भी हंसना तो नहीं चाहता था, लेकिन उनकी बात में थोड़ी सी हाँ मिलाई। मैंने कहा साहब, इसको गौमूत्र पिलाने से क्या होगा। तो गाय माँ है, ये हम मानते हैं इस हमारे संस्कारों में, इसलिए, लेकिन गौमूत्र से कोई फ़ायदा होगा ये मैं भी सहमत नहीं था उस समय। लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए इनका गौमूत्र का उपचार चालू हो गया। इस प्लाज्मा सेल ल्यूकीमिया में सबसे पहली बड़ी प्रॉब्लम होती है प्लेटलेट्स की, जो बहुत तेज़ी से घटती है, 10,000, 15,000, 20,000 पर आ जाती है। और मृत्यु का कारण प्लेटलेट की कमी है, ब्लीडिंग हो जाती है और मरीज की मृत्यु होती है। तो जब इनको गौमूत्र चालू किया तो हर 2-4 दिन में उनकी CBC करा रहे थे। तो CBC करा के मेरे को लाके रिपोर्ट दिखाते थे कि देखो CBC है, वो ये। तो हर बार मुझे लगा कि प्लेटलेट्स का काउंट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 15-20 दिन बाद लगभग 1.5 लाख के आसपास हो गई। तब मुझे लगा कि ये ब्लड कैंसर में काम कितना करती है ये तो नहीं मुझे मालूम, लेकिन प्लेटलेट्स से बढ़ रही है, इसका प्रमाण तो मिल गया। इसका मतलब कहीं न कहीं इसका बोन मैरो में इसका रोल है, कोई इफेक्ट है इसका, कुछ काम तो कर ही रही होगी। और इसलिए उस दिन के बाद मुझे लगा कि मुझे इस गौमूत्र पर काम करना चाहिए। इसलिए हमारे दुनिया में ये 4 महीने बाद ही नहीं रहे उस समय, लेकिन उनकी प्रेरणा से आज भी मैं इस काम को कर रहा हूँ। नेक्स्ट, हमारी गाय है, हम सब जानते हैं। गाय की जब भी बात होती तो मेरे पूर्व वक्ताओं ने बता दिया, गौमूत्र, गाय या पंचगव्य जब भी बात होती तो 100% इंडियन नस्ल बॉस इंडिकस जिसका नाम है वही है, दूसरी कोई भी पशु है उसकी इसमें चर्चा नहीं है। तो इसकी क्वालिटी का अगर हमने ध्यान नहीं रखा तो हमारी ये गाय बदनाम हो जाएगी। तो इसलिए इसका अच्छी तरह से पिक्चर ध्यान रखिए, खान पान, रहन सहन जो मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया लगभग वैसा बहुत ही अच्छा क्वालिटी का हो तभी गौमूत्र यूज करना, नहीं तो नहीं करना। नेक्स्ट, हम सब जानते हैं पंचगव्य के बारे में चर्चा हो गई। ये 5 चीज़ें हैं इसमें, गौमूत्र, फ्रेश, अर्क और हर्बल मेडिसिन वाले 3 तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। चौहान साहब ने जैसा कहा बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि गाय के गौमूत्र में या कई प्रकार के बैक्टीरिया हो सकते हैं, बहुत सारे अच्छे बैक्टीरिया नहीं है, वो बहुत अच्छे, बहुत पैथोलॉजिक हैं,
कई तरह की बीमारियां हमारे शरीर में भी कर सकते हैं। इसलिए गौमूत्र यूज करते समय बहुत प्रिकॉशन चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारा जो गौमूत्र का अध्ययन है वो फ्रेश गौमूत्र का ही है, लेकिन हमारी कंडीशंस इस आप वाली कंडीशन को मेंटेन करने की हमने कोशिश की। जिन गायों को हमने यूज किया गौमूत्र के उपचार के लिए, उनकी समय समय पर हमने बराबर टेस्टिंग कराई। उनका काऊ यूरिन जो होता है उसकी स्टेरिलिटी पूरी टेस्ट करवाई, कल्चर करवाया उनका, समय समय पर वेटनरी वालों को बुला करके उनके ब्लड की भी जांच करवाई, उनके गोबर की भी जांच करवाई। लगभग हम ऐसे और थे कि सब ठीक है, कलेक्शन की टेक्निक अभी आएगी। इन सब चीज़ों को ध्यान रख करके एसेप्टिक प्रिकॉशन में ही हो इसका कोशिश की। लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, सर वाली बात बिल्कुल सही है, अगर हम एसेप्टिक प्रिकॉशन नहीं रख सकते तो फ्रेश गौमूत्र यूज मत करना। फिर इसमें एक पहले प्री ले लीजिए, इसमें क्योंकि आज की टॉक का मेरा विषय नहीं है, लेकिन ये मिल्क A2 टाइप का जो है ना, ये एक बहुत बड़ी गुण वाला दूध है जिसमें 150 से 160 के अमीनो एसिड की जो केसिन की सीक्वेंस है अमीनो प्रोटीन की, वो उस सीक्वेंस में बहुत अच्छे गुण है उसकी वजह से, जो दूसरी गायों से, गाय तो नहीं पशु, जर्मन ऑलिस्टिक और ये ऑलिस्टीन और ये दूसरी गायें जो फ्लैट भैंस जैसी होती है, उनके दूध से जो अंतर करती है वो हमारे वाली गाय का जो रिलेटिव रेशो A2 ज़्यादा होता है। और इसमें इन 8-10 अमीनो एसिड की सीक्वेंस की चेंज होने की वजह से ये दूध एंटी कैंसर भी है। हालांकि ये बिल्कुल वैसे अलग है, इसके बारे में अलग डिस्कशन होना चाहिए होगा। तो ये A2 दूध जो है हमारे कैंसर से बचाने की सामर्थ्य रखता है, जो देसी गाय में और किसी में नहीं है। नेक्स्ट, फिर पंचगव्य के जो क्लिनिकल एप्लीकेशन है जो यूज कर सकते हैं, ये पाँचों मिलाकर के हो सकते हैं, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, हमारे पहले वाले वक्तों ने बता दिया। और इनका जो यूज है या तो प्रिवेंटिव भी है, थेरेपेटिक भी है, न्यूट्रिशनल है। ये तीनों मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि इन तीनों के डोज में, इनके एप्लीकेशन में, इनके फॉर्मुलेशन में बहुत फर्क है। किसी बीमारी को अगर आप रोकना चाहते हो तो वो डोज बीमार होने पर दोगे तो कभी इफेक्टिव नहीं होगा। उसी डोज को आप सोचते हैं कि कैंसर को ठीक करने के लिए दे देंगे तो वह संभव नहीं है, असंभव है। क्योंकि उसकी जो केमिस्ट्री में जो उनका कॉन्स्टिट्यूएंट्स का जो कंसंट्रेशन है, जो उनकी मात्रा है, वो थेरेपेटिक नहीं है। और थेरेपेटिक नहीं है तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि ताज़ा फ्रेश गौमूत्र यूज़ करते हैं तो जो मैंने अनुमान लगाया, जो इसके जो इंग्रेडिएंट्स है जो एंटी कैंसर है, लगभग 100 लीटर गौमूत्र एक टाइम में पिलाओगे तब कहीं जाकर के हमारे एलोपैथी के हिसाब से मान लो मैं पैक्लिटैक्सेल यूज कर रहा हूँ कीमोथेरेपी में, 260 mg का एक डोज बनता है, स्टैंडर्ड डोज 180 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो लगभग 260 या 300 मिलीग्राम का पैक्लिटैक्सेल का अगर मैं सिंगल यूज करता हूँ एंटी कैंसर ड्रग में, तो गौमूत्र भी 100 लीटर एक साथ पिलाऊंगा तब एक डोज बनेगा, और ये संभव नहीं है। इसलिए आने वाले रिसर्च का जो क्लिनिकल एप्लीकेशन है, अभी सब हमारे पहले वाले सर ने सारा लैब वाली बात बताई, बेंच वाली बात बताई, इसको बेंच से बेड्स पर लाने के लिए, क्लिनिकल लाने के लिए हमको इस बात पर भी अध्ययन करना पड़ेगा कि उस डोज को कितना हम कंसंट्रेट कर पाएंगे बिना केमिस्ट्री डिस्टर्ब किए। क्योंकि सर का भी आग्रह है, मेरे पहले वाले वक्ताओं का भी यही आग्रह है कि इसकी होलिस्टिक जो कंसंट्रेशन है, इसकी जो गौमूत्र की है, उसको बनाए रखना है। जो शास्त्रों में लिखा है उसको बनाए रखना है, उसको बदलना नहीं। इंडिविजुअली कंपोनेंट निकाल करके तो आप कर सकते हो, वो हम एलोपैथी वाले कर ही रहे हैं, लेकिन अगर इसको करते हो तो फिर उसके जो होलिस्टिक अप्रोच वाले गुण वो खत्म हो जाते हैं। तो उसको अगर बनाए रखना है तो हमको उसकी केमिस्ट्री को बनाए रखते हुए इसको किस तरह से कंसंट्रेट किया जाए, इसमें लाइफ हाइलाइजेशन टेक्निक हो सकती है, उसको काम करना पड़ेगा। तो तब कहीं जाकर के एक डोज बनेगा, तब हम कह सकते हैं कैंसर में वाकई बहुत अच्छा काम कर रहा है। नेक्स्ट, फिर न्यूट्रिशनल वैल्यू है, ये दूध दही वगैरह वो तो न्यूट्रिशन वाला है, तो उनको भी उसी अनुपात में हमको देखना होगा। फिर इसके जो कॉमन एप्लीकेशन है इतिहास में और हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में, सब में लिखा हुआ है, उनके मैंने लिखा है। भारत सरकार के गजट में भी आपको सुनकर आश्चर्य होगा। एक मुझे अंग्रेजों के ज़माने का, आज़ादी से पहले का, लगभग 1880-81 के आसपास का कोई मुझे एक गजट नोटिफिकेशन मिला, क्योंकि मुझे मैंने को जब इस पर अध्ययन करना था तो मुझे राजस्थान सरकार से अनुमति लेनी थी। तो उन्होंने कहा, ऑब्जेक्शन लगा दिया, कहा आप अनुमति की इस पर अध्ययन क्यों करना चाहते हो, इसकी वैलिडिटी बताओ, इसके उपयोग बताओ। तो जब मैंने ढूंढा तो एक हमारे आयुर्वेद के वैद्य जी थे, उन्होंने कहीं से ला के दिया गजट नोटिफिकेशन 1880 के आसपास का, उसमें भी इसका उल्लेख है एंटी कैंसर रोल का। बाकी ये सब आप सब लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट, फिर अभी जो लेटेस्ट या करंट लिटरेचर अवेलेबल है, ये वैसे तो बहुत कम है, आज से 15-20 साल पहले नहीं था, लेकिन अब तो बहुत सारा अवेलेबल है। उसमें सबसे पहले तो यहीं का जो देवला पार्क का ही हम सबके गौरव की बात है, उनके खूब सारे पेटेंट्स हैं, उसमें भी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ का उल्लेख है। फिर जो सर ने जो पहले जर्नल निकालते थे उसमें भी इसका आया एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़, इंडियन जर्नल ऑफ काउंसाइंसेज में। फिर कुछ सेमिनार हुई जो भारत सरकार के सहयोग से हुई,
गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र के सहयोग से भी इन सब के पब्लिकेशन निकले हैं, उनमें भी कई जगह इसका उल्लेख मिलेगा। आज से 5-6 साल पहले स्वरूप करके एक पब्लिकेशन निकला भारत सरकार का, उन्होंने भी इसको कई जगह से कंपाइल करके निकाला, वो भी इसके अंदर है। और बहुत सारे पब्लिकेशन अब आपको आउटसाइड कंट्री भी अब मिलेंगे, बाहर भी कई लोग इस पर अध्ययन कर रहे हैं। नेक्स्ट, इसकी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की सारी अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसकी पूरी जानकारी जुटाई है। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट है जो कैंसर विरोधी हो सकते हैं, उसमें कुछ चीज़ें मैंने लिखी है। इनकी एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है तो मॉलिक्यूलर लेवल पर तय करने की ज़रूरत है, लेकिन इनकी ये जो इंग्रेडिएंट्स है, इंटरफेरॉन्स है, इनको हम लोग एलोपैथी में यूज़ करते हैं। इंटरफेरॉन केमिकली कंसनट्रेटेड जो होते हैं उनको हम लोग बहुत सारे कैंसर में यूज़ करते हैं, ब्लड कैंसर में, किडनी कैंसर में। और आज से 20 साल पहले जब कीमोथेरेपी के ड्रग्स कम थे तो और भी कई कैंसर में यूज़ करते हैं। ये गौमूत्र में उपलब्ध है। यूरिया, आपको सुनकर आश्चर्य हो गया, जो यूरिया जो इसका वेस्ट है वो एंटी कैंसर है। एक ब्लड कैंसर है CML, उसमें हाइड्रोक्सी यूरिया हम लोग यूज़ करते हैं, कीमोथेरेपी का ड्रग है। यूरिया का एक मॉडिफिकेशन है, तो वो चीज़ इसके अंदर उपलब्ध है। इसलिए यूरिया खराब है ऐसा नहीं कह सकते, और इसके भी डेरिवेटिव इसके अंदर मौजूद है। फिनॉल डेरिवेटिव है इसके, इनके जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं इनके भी डेरिवेटिव एंटी कैंसर होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये बताया मैं कि जो ऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स होते हैं ये कार्सिनोजेनिक होते हैं, ये कैंसर को प्रमोट करते हैं, DNA को तोड़ते हैं, तो ये उससे बचाता है। इसलिए एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसमें खूब सारे एंजाइम्स हैं, यूरिएज, अमाइलेज, LDH, अल्कलाइल एसिड फॉस्फेटेज, बहुत सारे। फिर ट्रेस एलिमेंट गोल्ड, सोना, एक बहुत कुछ साल पहले एक अखबार में खबर छपी थी और जामनगर यूनिवर्सिटी में इन्होंने सोना ढूंढ लिया गौमूत्र में, तो उस दिन हंसी आई कई लोगों ने कहा अब तो लोग खूब गौमूत्र इकट्ठा करेंगे, सोना निकालेंगे। तो इतना सोना निकालने जितना तो नहीं है, लेकिन इतना सोना जरूर है जो एंटी कैंसर है। ये ऑरम जो है बहुत प्राचीन काल से तय है और हम लोग भी मानते हैं हैवी मेटल है और ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज इसके अंदर है। और फिर इसके अंदर कुछ एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इनके बहुत सारे डेरिवेटिव्स है जो हार्मोन डेरिवेटिव्स कहलाते हैं, इनके मेटाबोलाइट्स हैं, इनमें भी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती है, जो ब्रेस्ट कैंसर में हम लोग इनके मेटाबोलाइट्स को यूज़ भी करते हैं। नेक्स्ट, अब इसकी केमिस्ट्री वाला प्रश्न आता है, जैसे बिल्कुल सही है अर्क और फ्रेस का। तो जैसा अभी चौहान साहब ने कहा कि बिल्कुल सही है कि अगर आपको एसेप्टिक प्रिकॉशन नहीं रखते हैं तो अर्क को यूज़ करना चाहिए। लेकिन मेरा सबमिशन, साइंटिफिक सबमिशन है ये कि बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऐसे होते हैं जो जब उसको आप डिस्टिलेट करते हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं। अब जैसे प्रोटीन्स हैं, अब एंजाइम्स हैं, ये सब हीट लेवल होते हैं, जो ये जब आप गर्म करोगे तो ये उड़ते भी नहीं है और इनकी केमिस्ट्री चेंज हो जाएगी। हालांकि ये बात अलग है, शोध का विषय है कि जो घनवटी पीछे होती है उसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है, वो क्यों है वो अपन इसमें देखेंगे। जो प्रोटीन पीछे रह गए उनमें जो इनकी जो प्रोटीन की नेचर चेंज हुई वो एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज कैसे बनाए रखते हैं। लेकिन जो एक्टिव इंग्रेडिएंट जिनके बारे में हम सोचते हैं, जो एलोपैथी वाले सोचते हैं कि ये जो कंस्टेंट्स हैं अगर उसको एज इट इज़ फ्रेश के रूप में यूज़ लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा। हालांकि एक कंस्टेंट यहाँ पर भी है कि ताज़ा गौमूत्र को जब हम स्टोमक के थ्रू पीते हैं तो बहुत सारे प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं, वो इसको डाइजेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद में जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है वो कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज रखती होगी, इसीलिए क्लिनिकली हमको देखने में कैंसर के विरोध के गुण इसको मिलते हैं गौमूत्र में। लेकिन दोनों में सामंजस्य करते हुए बहुत बड़ा शोध का विषय है और इसमें अध्ययन करना ही होगा कि अर्क बनाते समय या रीडिस्टिलेट करते समय जो केमिस्ट्री में जो चेंज आया वो वाकई इनकी जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है या एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है उसमें कोई इफेक्ट करता है कि नहीं करता है। तो लेकिन हमारी स्टडी ये फ्रेश वाली है, लेकिन हमने उसकी बिल्कुल एसेप्टिक प्रिकॉशन रखा है। अब इसकी अगर मान लो फ्रेश वर्सेज अर्क की देखते हैं तो अर्क की स्टेबिलिटी मोटे मोटे तौर पर 6 महीने की है, 6 महीने तक इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने बेंगलोर में एक जहाँ गौमूत्र भाई जिनका जिक्र किया उनके यहाँ 25 साल पुराना गौमूत्र पड़ा है, कोई उसमें उन्होंने अर्क नहीं बनाया और उसके अंदर बिल्कुल इसकी केमिस्ट्री कह दीजिए या उसके गुण कह दीजिए अभी तक बरकरार है। और उनके बाद अभी एक प्रोजेक्ट हमारा और चल रहा है, अभी इसको हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं इंजेक्टेबल वाला। अभी पिछले 15 सालों में लगभग 40,000 इंजेक्शन हमने यूज़ कर लिए। उन सब का सैंपल हमने रखा हुआ है आगे की स्टडी के लिए कि इसकी स्टेबिलिटी अगर कितने दिन तक रखें तो उसके बाद में उसकी एक्सपायरी क्या होगी, उसके अंदर और रखने के बाद में केमिस्ट्री में चेंज कैसे आ रहा है वो सैंपल हमने रखे हुए। आने वाले समय में कोई वैज्ञानिक इस पर काम करेगा, क्योंकि हमारा काम तो क्लिनिकल वाला काम है, इसलिए कोई बायोकेमिस्ट या कोई ऐसा फार्मेसी वाला बंदा उस पर काम करेगा तो निश्चित उसको भी आंसर मिलेगा कि इसकी स्टेबिलिटी कितनी है, कितने दिन रख सकते हैं। लेकिन फ्रेश गौमूत्र को तो अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत कम है, क्योंकि अमोनिया बन जाती है। अभी थोड़ी देर पहले ही बात चल रही थी, अमोनिया का तीखापन इतना अधिक है फ्रेश गौमूत्र को अगर 4 घंटे बाद आप पियोगे तो पेट में जलन होगी, आंखें जलेगी, नाक में चिरमराहट हो जाएगी, ये इट इज़ बिकॉज ऑफ अमोनिया। तो ये स्टेबिलिटी वाला इशू जरूर है। नेक्स्ट, फिर इसकी एंटी कैंसर एक्टिविटी क्यों है, इसके हमारे मॉलिक्यूलर लेवल पर चौहान साहब और बाकी सब वैज्ञानिक लोग काम कर ही रहे हैं।
तो सबसे पहला बहुत बड़ा रोल था इसका इम्यून मॉड्यूलेशन वाला ही है कि जो कैंसर सेल को बनने या बनने से पहले ही हटा दे, क्योंकि एक ही सेल होती है जो पूरी बॉडी में आगे जा करके पूरे कैंसर का भयावह रूप लेती है। इसको हम कैंसर स्टेम सेल कहते हैं। वो शुरुआत एक ही सेल से हुई है और वो एक ही सेल बढ़ते 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 अपना काम करती है। ये बात अलग है, सब कैंसर की जो ग्रोथ है वो अलग अलग है। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिनकी एक सेल को 2 सेल बनने में 5 साल लगेंगे। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिनको एक सेल से 2 कोशिका बनने में सिर्फ कुछ घंटे ही लगते हैं। जैसे बहुत सारे ब्लड कैंसर है, ALL है, AML है, ये तो कुछ ही घंटों में डबल हो जाते हैं। लेकिन ऐसे सार्कोमा है वो महीनों सालों में डबल होते हैं। और ब्रेन ट्यूमर अगर नर्व सेल का है तो ईयर्स लगेंगे, 5 साल 10 साल, तब कहीं जाकर के 100 सेल से 200 सेल होगी। है कैंसर, लेकिन 10 साल में डबल होगा। और इस कारण से ये मेरे आयुर्वेद साथियों से निवेदन है, जब भी कैंसर की बात होती है तो उसको एक यूनिफॉर्म, एक सिंगल स्टेटमेंट के रूप में नहीं देखें, क्योंकि हर कैंसर की फितरत अलग है, हर कैंसर का स्वभाव अलग है, हर कैंसर की जो सेल डबलिंग टाइम है वो बहुत अलग है। और इसलिए इलाज का जब परिणाम देखते हैं तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारे ब्लड कैंसर ऐसे हैं, एक CLL है जिसको ब्लड कैंसर कहते हैं हम लोग, CLL क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, उसका इलाज नहीं करते हम लोग। हम मरीज को कहते थे तुम्हें इलाज की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको इलाज की वाकई जरूरत नहीं है। वो एसिम्प्टोमेटिक है, फेवरेबल कंडीशन है हमारे हिसाब से, जो उसको क्राइटेरिया उसके हिसाब से उसको 10 साल तक भी इलाज नहीं दें, हमारे नजरों में रहे, वो बराबर फॉलोअप में आता रहे। क्योंकि कब वो ALL में कन्वर्ट हो जाएगा हमको नहीं पता, लेकिन वो देख रेख में रहेगा तो ALL में कन्वर्ट होगा तो हम उसका इलाज कर लेंगे, तब तक नहीं करना। अगर यही मरीज, मैं माफ़ी चाहता हूँ हमारे आयुर्वेद साथियों से, अगर आपके पास आता है तो वो आते ही मरीज तो ये कहेगा एलोपैथी वाले ने मना कर दिया, उन्होंने डॉक्टर ने मना कर दिया इसका इलाज नहीं जाओ। हमने ये कहा इलाज की जरूरत नहीं है, वो वहाँ कहेगा इलाज नहीं कर रहे हो। और अगर वो आयुर्वेद में अगर ले रहे हैं इलाज, बहुत अच्छी खुशी की बात है, कम से कम उसका मन तो खुश है और कुछ हो ना हो। लेकिन वो अगर 10 साल तक जिंदा रहता है तो वो हमारी तो आलोचना ही करेगा पक्का, कि एलोपैथी वालों ने कहा था ला इलाज है, ये तो कुछ भी नहीं होने वाला, देखो 10 साल से मैं जिंदा हूँ। लेकिन यही बात अगर मैं ALL के लिए बात करता हूँ और हमारे आयुर्वेद साथी की बात में अगर ALL का ट्रीटमेंट गया है और उसका भी 10 साल तक जिंदा रख ले, तब हम कहेंगे हाँ वाकई आयुर्वेद में कमाल है। अभी हम शायद जानते नहीं है, उसको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। जरूर इसका इलाज हमारे संहिता में होगा, उसको लाने की ज़रूरत है। अब कुछ तो लिया है आर्सेनिक जो है संख्या जिसे बोलते हैं, वो हमने उसको केमिकल फॉर्म से हमारे फार्मा फॉर्म में लिया है और आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड हम लोग AML में यूज़ कर रहे हैं और बहुत अच्छा यूज़ कर रहे हैं। 1 महीने के अंदर अंदर हम AML को रेमिशन में ले आते हैं आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड के डोज से, ये संभव है। लेकिन ये अंतर अगर हमने नहीं किया तो जनता में गाय के बारे में कम से कम गलत मैसेज नहीं जाए, इसका हमको ध्यान रखना होगा। फिर इसकी जो मैकेनिज्म है कि इम्यून मॉड्यूलेशन वाली बता दी, कैंसर सेल की ग्रोथ घटती वो बता दी, प्रोलिफरेशन कम हो जाएगा। फिर कार्सिनोजेनेसिस प्रोसेस, कार्सिनो मतलब कैंसर को ट्रिगर कौन कर रहा है, नॉर्मल सेल से कैंसर सेल क्यों बन जाती है, इसको कहते हैं कार्सिनोजेनेसिस। तो इस ट्रिगर को रोकने की सामर्थ्य है हमारे इम्यून मॉड्यूलेशन के सिस्टम के कारण और बाकी मैक्रोफेज वगैरह उन सब के कारण। जो कैंसर सेल बन गई उसको हटा दो, वहीं से हटा दो, जड़ से हटा दो, फिर बात ही खत्म हो जाएगी। फिर न्यू एंजियोजेनेसिस, सबसे बड़ी समस्या है कैंसर बढ़ता क्यों, उसको न्यूट्रिशन सप्लाई मिलती है। आतंकवादियों को अगर पूरा फुल फ्रेश खाना पीना मिल रहा है तो बढ़ेंगे, फ्लरिश होंगे और क्या होगा। तो इनकी एक बड़ी फितरत है कैंसर सेल की, वो जो अपनी खुद की जो खून की नई नसें बनाती है नॉर्मल की तुलना में डबल बनाती है। और इस कारण से जो सही लोगों, सही चीज़ को, सही ऑर्गन को जो जाना चाहिए न्यूट्रिशन, उसको डिप्राइव करके खुद अपनी तरफ खींचना चालू कर देती है वो। तो ये जो इस वेसल्स जो नहीं बनती, इसको अगर रोक सकें तो ये मुझे लगता है गौमूत्र में कहीं इसका भी कहीं रोल है। न्यूजेनेसिस को वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर कहते हैं, VEGF कहते हैं उसको हम लोग। कुछ ड्रग हम लोगों ने डिजाइन किए हैं, लेकिन गौमूत्र में ऐसे प्रॉपर्टीज है मुझे लगता है जो इन वेसल्स की एंडोथेलियम की ग्रोथ को रोकेगी और आने वाले समय में एक बहुत बड़ा रोल एंटी कैंसर में इसका आ जाएगा। फिर अपोप्टोसिस, खूब चर्चा होगी, कैंसर की सेल को आत्महत्या के लिए प्रेरित करना। तो ये गौमूत्र में अच्छा गुण है, क्योंकि कैंसर सेल आत्महत्या कर लेगी तो बहुत अच्छा, यही तो हम चाहते हैं, नॉर्मल सेल सही रहे। फिर बहुत सारे अननोन मैकेनिज्म्स भी हैं। फिर एक सबसे बड़ा इशू आता है थेरेपेटिक गेन, जो हमारे एलोपैथी की आलोचना का सबसे बड़ा कारण भी है और समाधान भी है। हमारे एलोपैथी में जब हम कीमोथेरेपी देते हैं तो जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, हालांकि मैं उनसे ये असहमत हूँ कि कीमोथेरेपी से कैंसर फैलता है। वो वक्ता अभी नहीं है यहाँ, चले गए, उनके पीछे बात कर रहा हूँ मैं। कीमोथेरेपी से कैंसर फैलता नहीं, क्योंकि कैंसर को जिस मरीज को कीमोथेरेपी दी नहीं वो स्टेज 4 में क्यों हो गया। जिसने कोई भी इलाज नहीं लिया, कई बार बायोप्सी एफएनएसी के लिए भी लोग कहते हैं कैंसर छिड़ गया, कैंसर छिड़ता नहीं है। जिसकी बायोप्सी एफएनएसी हुई नहीं, वो 2 साल में शरीर में, उसके पूरे शरीर में कैंसर फैल गया, तो वो कैसे फैल गया।
तो छेड़ने वाली बात, इससे मैं असहमत हूँ। कीमोथेरेपी से कैंसर फैलता है, इससे भी मैं असहमत हूँ, लेकिन कीमोथेरेपी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और वो प्रॉब्लम है थेरेपेटिक गेन वाली। एक सर्जरी को छोड़ दें तो सर्जरी में साइड इफेक्ट केवल वो लोकलाइज्ड ही है जहाँ सर्जरी की है, उसके अलावा सिस्टमिक पूरी बॉडी में उसके साइड इफेक्ट नहीं होते। वो कभी कभी तो सर्जरी के इतने बड़े डिफेक्ट आती है कि वो बहुत उसकी कीमत लंबे समय तक चुकानी पड़ती है, वो अलग बात है। लेकिन रेडियोथेरेपी और जो कीमोथेरेपी जो कैंसर की जो दूसरी विधाएं हैं उनमें वाकई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रेडियोथेरेपी भी सर्जरी की तरह लोकलाइज होती है, लेकिन हम लोग तो कीमोथेरेपी वाले वाकई भयावह है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अगर हम लोग उसकी कीमोथेरेपी के बाद में प्रॉपर केयर नहीं करें तो कैंसर से मरीज नहीं मरता, कीमोथेरेपी से मर जाता है, ये बात भी सच है। तो हमारे पहले वाले वक्ताओं ने कहा ना कि वो जो पाटनकर सर जी ने कहा था कि 2 पाँव वाले तो हम लोग उसमें ही है। तो थेरेपेटिक गेन का अर्थ है किसी भी चीज़ को हम दे रहे हैं तो कैंसर सेल को मारने का जो रेशो है वर्सेज नॉर्मल सेल की टॉक्सिसिटी, क्योंकि जंगल में आग लगेगी तो सूखे और गीले सब जलेंगे, ये तय है, चाहे किसी भी व्यक्ति से इलाज करो। लेकिन ये तुलनात्मक फर्क आना चाहिए, क्योंकि तुलनात्मक फर्क यह है कि अगर आग लगी है तो हरी या हरे पौधे होते हैं वो कम जलते हैं, सूखे ज़्यादा जलते हैं। कैंसर की सेल सूखे हैं पेड़, ऐसा मान सकते हैं, तो वो ज़्यादा नुकसान होना चाहिए उसका, क्योंकि उसको तो हम मारना चाहते हैं। और नॉर्मल सेल जो है वो कम से कम डैमेज होने चाहिए। और नॉर्मल सेल में जो सबसे अधिक नुकसान होता है हमारी बोन मैरो को होता है। जो बॉडी में रैपिडली टर्नओवर करने वाली जो कोशिकाएं होती है वो हमारी कीमोथेरेपी से सबसे अधिक प्रभावित होती है, क्योंकि जहाँ डीएनए और का इसका जो रिप्लिकेशन बाद जो प्रोसेस चल रहा है, सेल डिवीजन होता है, वहीं पर इसका रोल है हमारी कीमोथेरेपी का। तो जहाँ बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ चल रही है वहीं जाके वो अटैक करेगी। तो बोन मैरो उसका सबसे पहला शिकार है। और दूसरा शिकार है हमारी म्यूकोसा, मुंह से लेकर के स्टोमक तक नीचे तक, इनमें भी रैपिड ग्रोथ होती है। आरबीसी की लाइफ 120 दिन है, डब्ल्यूबीसी की लाइफ लिम्फोसाइट न्यूट्रोफिल की कुछ घंटों से लेकर 1-2 दिन की हो सकती है। हमारी जो म्यूकोसा है, जैसे सांप कैचुली छोड़ता है, रोज एक दिन में पूरी डीस्क्वेमेट हो जाती है, तो कैचुली रोज हम छोड़ देते हैं, तो इतना रैपिड ग्रोथ वहाँ पर भी हो रहा है, तो उसको बहुत बड़ा नुकसान होता है हमारी कीमोथेरेपी से। तो नुकसान और फायदे का नफा एक व्यापारी की तरह सोचना पड़ेगा, फायदा ज़्यादा होना चाहिए, नुकसान कम। तो हम एलोपैथी में निर्णय करते समय 50-50 का मैक्सिमम लेके चलते हैं। ज़्यादा हो 60, 70, 80% फायदा हो, तो बहुत ही अच्छी बात है। 50-50 है तब तक हम स्वीकार करते हैं साइड इफेक्ट को। तो ये एक थेरेपेटिक गेन वाला इशू हमारे कीमोथेरेपी में बहुत ज़्यादा है, जो गौमूत्र से बाकी किसी व्यक्ति से हम जीत पाएँ, आयुर्वेद से जीत पाएँ तो बड़ी खुशी होगी। फिर फ्रेंडली होना चाहिए नॉर्मल टिश्यू के लिए, जो कीमोथेरेपी कभी नहीं हो सकती, तो इसमें आप लोगों का योगदान अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट, फिर इसको कलेक्ट करने की जो एसेप्टिक प्रिकॉशंस है फ्रेश गौमूत्र को, तो वही मेडिकल टेस्टेड होना चाहिए, गाय स्टेरल होना चाहिए। और लैक्टेटिंग काउ, इसका हमने जो कहा, और हमारे कुछ वैज्ञानिक आयुर्वेद साथियों ने भी कहा कि दूध देने वाली गाय ज़्यादा अच्छी होती है, और कुछ लोगों ने कहा कि बच्चियाँ होती है और भी अच्छी होती है, जिसने अभी तक बच्चे को जन्म नहीं दिया, तो ऐसी ये गाय अच्छी हो सकती है, ऐसा हम मानते हैं, ये अध्ययन का विषय, लेकिन हमने इसका ध्यान रखा, उनको यूज किया। और मिडल पार्ट को यूज करना चाहिए, क्योंकि जो बैक्टीरिया या जीवाणु आते हैं, या तो गौमूत्र जो ही गाय पेशाब करती है तो शुरुआत में संभावना ज़्यादा रहती है या अंत में ज़्यादा रहती है, इसलिए बीच का जो कंपोनेंट है वो यूज करना चाहिए। लगभग एक बार गाय में जब पेशाब करती है तो 1-2 लीटर मूत्र तो आराम से देती है, तो शुरू का 200-300 ml जाने दीजिए, बीच का ले लीजिए और बाद में अंत में। तो लेकिन ये इसकी बहुत एक्सपर्टाइज चाहिए। फिर ऐसे नॉन मेटलिक कंटेनर में लेना चाहिए, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, तो अगर आप मेटलिक कंपोनेंट लेंगे तो उसकी केमिस्ट्री में थोड़ा फर्क आ सकता है। नेक्स्ट, फिर इसको डिस्पेंस करने का तरीका, इसको क्योंकि फ्रेश यूज कर रहे हैं तो अभी हमारे पहले वाले उनमें भी आया था, कभी इसको छान करके यूज करना चाहिए। तो 16 लेयर के कपड़े से छानने का एक प्रोविजन आयुर्वेद में कहीं बताया हमको सर, तो वो हमने किया। 3 से 5 घंटे के अंदर करना चाहिए, क्योंकि अमोनिया, यूरिया का डिग्रेडेशन अमोनिया बनती है। 3 से 5 घंटे में बीच में पैलेटेबल है, लगभग पी सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर कई लोग घर ले जाना चाहते हैं तो ग्लास की बोतल में ले जाएं, लेकिन ये ध्यान रखें अगर उसमें तीखी स्मेल आने लगी है तो उसको ना यूज़ करें, क्योंकि वो फिर पेट में बर्निंग करेगा। नेक्स्ट, फिर डोज है, हमने शुरू में 50 ml सुबह, 50 ml शाम को, मिनिमम डोज से चालू किया। फिर ग्रेजुअली हम 100 ml तक ले गए। हमने देखा 50 ml कोई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव डोज नहीं है, तो अभी हमारा मिनिमम डोज 100 ml वाला हमने रखा। और आधे घंटे की फास्टिंग जो सब लोग कहते हैं आयुर्वेद में आगे पीछे, वो चाहिए। और डेली और रेगुलर यूज करना चाहिए इसको। और इसको डोज मॉडिफिकेशन करते हैं अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम आती है तो, नहीं तो नहीं। नेक्स्ट, फिर एडवर्स इफेक्ट जो आते हैं इसके ताज़ा गौमूत्र के, वो अर्क की तुलना में ज़्यादा होते हैं। वो एक तो टेस्ट वाली समस्या है, स्मेल वाली समस्या मैंने बताई दी, नोजिया, वॉमिटिंग और थोड़ा स्टमक बर्निंग जैसा लगता है। एसिड डिस्पेप्सिया, मतलब ऐसा लगता है जैसे गुब्बा बन गया,
स्टोमक में, ऐसा लगता है। फिर कभी कभी मुंह में छाले हो जाते हैं, बहुत कम लोगों को है लेकिन होते हैं, ड्राइनेस, म्यूकोजल रेडनेस, कभी कभी डायरिया। 100 मरीजों में 1-2 ऐसे भी देखे जिनको गौमूत्र पीते ही अगले दिन बहुत अच्छा डायरिया हुआ। तो इन सब की अगर काउंसलिंग करते हैं तो ये मैनेजेबल है। नेक्स्ट, अब क्योंकि ये साइंटिफिक स्टडी है इसलिए इसको वैलिडेट करना जरूरी है, इसको कानूनी जामा पहनाना जरूरी था हमारे लिए। तो इसके लिए करना चाहते हैं तो इसको एथिकली अप्रूव करना जरूरी है, चाहे वो आयुर्वेद में कर रहे हैं, चाहे होम्योपैथी में कर रहे हैं, चाहे फार्मेसी में कर रहे हैं। अगर क्लिनिकल एप्लीकेशन ह्यूमन यूज पे कर रहे हो तो इसको, हालांकि एक गौमूत्र की विशेषता है क्योंकि आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा वर्णन है, इसलिए कोई इसमें ज़्यादा बाधा नहीं आती क्योंकि पहले से इसका रोल इस्टेब्लिश्ड है। लेकिन आज की परिभाषा में क्योंकि कई लोग इलाज शुरू करते समय तो बड़े अच्छे मित्र होते हैं लेकिन बाद में लीगल इश्यूज खड़े हो सकते हैं, तो इसलिए इसकी लीगल वैलिडिटी के लिए किसी इंस्टीट्यूट में ही रिसर्च करना चाहिए। जैसे मेरा इंस्टीट्यूट मेडिकल कॉलेज से था बीकानेर में, और राजस्थान गौ सेवा आयोग से हमने इसकी परमिशन ली। राजस्थान गौ सेवा आयोग राजस्थान गवर्नमेंट की बॉडी थी और उन्होंने एक एथिकल कमेटी बनाई, उसकी परमिशन हुई, फिर हमारी मेडिकल कॉलेज के वहाँ से अनुमति ली और फिर किया। और दूसरा, इसमें हमारा कैंसर का भी साथी और एक आयुर्वेद का फिजिशियन होना जरूरी है, दोनों साथ करके करेंगे तो इसकी लीगल वैलिडिटी रहेगी। फिर हर मरीज की रिटर्न कंसेंट होनी चाहिए, लिखित में वो अपनी सहमति देवे कि मैं अपनी मर्जी से इसमें शामिल हो रहा हूँ। फिर इमरजेंसी में, क्योंकि इमरजेंसी आती ही है कई बार, तो मरीज उस समय लड़खड़ा जाते हैं, उनको एलोपैथिक सपोर्ट का एक अपेक्षा रहती है, वो जरूर हम बनाए रखें। और कुछ लोग अगर अपनी मर्जी से उसे विड्रॉ करते हैं उसकी अनुमति दी जानी चाहिए, और परिवार का सपोर्ट भी इसके अंदर चाहिए। फिर आता है मॉनिटरिंग कैसे करें इसकी। तो मॉनिटरिंग करने के लिए कुछ हमारे एलोपैथी के क्राइटेरिया हैं जो हम यूज़ करते हैं। ये तो क्लिनिकल रेस्पॉन्स, जैसे गांठ की साइज़ कितनी है, उस साइज़ को मेजर करने के तरीके होते हैं। कुछ सीटी स्कैन से कर सकते हैं, कुछ सोनोग्राफी से कर सकते हैं। तो उसको सेंटीमीटर में नाप करके या इमेजिंग से नाप करके, अगर 2 गांठें हैं तो दोनों का वॉल्यूम ले लेते हैं, जैसे 2 × 2 × 2 सेंटीमीटर, और दूसरी गांठ 3 × 3 × 3 सेंटीमीटर, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 सेंटीमीटर क्यूब, और 3 × 3 × 3 9 सेंटीमीटर क्यूब, 9 और प्लस 8 17 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम हो गया। ये ट्रीटमेंट से पहले है। अब आप गौमूत्र दे रहे हैं तो इसका ये क्लिनिकल रेस्पॉन्स आना चाहिए, क्योंकि विज्ञान तभी मानती है जब आप इसको प्रमाणित करेंगे। तो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जब वापस हमने उसको गांठ को नापा, चाहे अगर क्लिनिकल किया है तो क्लिनिकल से स्केल से नापा, और इमेजिंग से किया है तो सीटी स्कैन अल्ट्रासाउंड तो उसका मेजरमेंट लिया, तो उससे अपन इसको कंपेयर करें, तब इसकी वैज्ञानिक महत्ता बढ़ जाती है। तो इसका इवेल्यूएशन करने का जो है वो तरीका इससे पहले वाली है। इसमें एथिक्स कमेटी वाला हो गया, साइंटिफिक कमेटी अप्रूवल हो गया, रोल ऑफ गवर्नमेंट हो गया, फिर ऑन्कोलॉजिस्ट आयुर्वेद वाले साथ होने चाहिए, रिटर्न कंसेंट हो गई, इमरजेंसी वाला हो गया, विड्रॉ होना, फैमिली सपोर्ट। नेक्स्ट फिर आता पेशेंट सिलेक्शन। अब सिलेक्शन ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, अभी हमारे सब साथ अभी नीचे बात कर रहे थे, तो जैसे मैंने कहा कैंसर एक चीज़ नहीं है। एक ब्रेस्ट कैंसर की बात चली अभी उनके बारे में, कोई ब्रेस्ट कैंसर में 50 साल के आयु की बड़ी उम्र का कोई ब्रेस्ट कैंसर का मरीज है, उसके आउटकम, फेट, प्रोग्नोसिस बिल्कुल डिफरेंट है। हमारी एलोपैथी के ट्रीटमेंट के बाद भी सारे प्रॉपर किए, सर्जरी कर दी, कीमोथेरेपी दे दी, रेडियोथेरेपी दे दी, क्योरेटिव 100% क्योरेटिव ट्रीटमेंट जो आज का माना जाता है वो अलग है, और 50 साल से कम है तो अलग है। अगर किसी मरीज की बहन, माँ, मासी, दादी, बुआ, नानी, ये जो रक्त संबंधी है, उनमें अगर इनके किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो उसका आउटकम टोटली डिफरेंट है एज कम्पेयर टू दो जिनकी जिंदगी में पहली बार कैंसर है। तो इसलिए इनको वैज्ञानिक तरीके से हमको सिलेक्शन करते समय ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली नहीं कह सकते कि मरीज ठीक हो गया या मरीज अच्छा हो गया या मरीज क्या और हो गया। इन सब चीज़ों को वैज्ञानिक रूप से स्थापित करना ही पड़ेगा। फिर हमने, क्योंकि हमारी तो सरकारी बाधा थी, इसलिए बायोप्सी FNH फ्रूट तो होना ही चाहिए, क्योंकि कैंसर क्या है। फिर टर्मिनली इल स्टेज 4 ही यूज़ किया हमने, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स में जो 4थी स्टेज के मरीज हैं, जो एलोपैथी से थक गए हैं, एग्जॉस्ट हो गए हैं या एलोपैथी लेना नहीं चाहते और कोई ऑप्शन नहीं है और अपनी इच्छा से शामिल होते हैं, इनको सरकार अलाउ करती है। सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडेंस थी, उसके कारण से ये पिछले 20 सालों से चल रहा है, तो हम लोग इसको स्टेज 4 को यूज़ करते हैं। फिर सब मरीजों को और रिश्तेदारों को बता देते हैं, देखो अभी कोई भरोसा नहीं है। तो सुबह कहा था पाटनकर जी बिल्कुल सही कहे, भगवान ने लिख दिया फेट तो। हालांकि मरीज को नहीं कहते कि तू मरेगा, लेकिन कहना भी नहीं चाहिए, उसका मनोबल बना रखने के लिए परिवार वालों को पता रहना चाहिए कि सब हम कर क्या रहे हैं, उसका फेट क्या है। फिर स्टडी और कंट्रोल को ये अलग अलग करना जरूरी है कि हम कंपेयर किससे करेंगे। सेम चीज़ें होनी चाहिए, एक ऐसा ग्रुप हो जिन्हें लिया ही नहीं, उससे हम कंपेयर करें। और लेकिन कंपेयर करते समय वही स्टेज, वही बायोप्सी, वही ऑर्गन
जैसे मुंह के कैंसर की बात करें तो अगर कैंसर टॉन्सिल है तो दूसरा कंट्रोल भी टॉन्सिल का ही होना चाहिए, क्योंकि टॉन्सिल के कैंसर में, बक्कल म्यूकोजा के कैंसर में दोनों के सारे ट्रीटमेंट करने के बाद में फेट अलग अलग है। ये ट्रोमोला ट्राइगन, बक्कल म्यूकोला, जीबी सकल, इसका बिल्कुल इलाज नहीं करो ना, कोई इलाज नहीं करे तो भी 4 साल जिएगा मरीज। विदाउट ट्रीटमेंट 4 साल जिएगा, चाहे एलोपैथी से करे चाहे नहीं करे, आयुर्वेद से करे चाहे नहीं करे, 4 साल जिएगा, क्योंकि लोकली एडवांस ये फैलता ही नहीं है, ये यहीं कहीं गोभी का फूल बन जाएगा। बहुत सारे लोगों के गोभी का फूल बन जाता है, यहाँ बाहर दिखता है, ये फैलता नहीं है। जब तक हार्ट काम कर रहा है, लंग्स काम कर रहा है, किडनी काम कर रहा है, वो जीना उसको तो इसलिए कंपेयर करते समय ये भी हमको ध्यान रखना जरूरी है कि एक ही जगह के कैंसर हो, क्योंकि उनकी सबकी बायोलॉजी, कैंसर बायोलॉजी अलग अलग होती है, अलग अलग हर साइड के हिसाब से, तो इसलिए कंट्रोल करना जरूरी है। फिर हमारे आयुर्वेद साथियों से मैं जरूर कहना चाहूँगा, जब हम रिसर्च करते हैं तो बहुत सारे मीटिंग में मैं भी जाता हूँ, उनके केस रिपोर्ट भी देखता हूँ, तो एलोपैथी से ट्रीटेड लोगों के केस भी उनके शामिल होते हैं, और एलोपैथी से ट्रीटेड या क्योर हुए उनको शामिल करके अगर आपने आयुर्वेद या गौमूत्र दिया और फिर कहें कि हमने कैंसर ठीक कर दिया, तो ये तो मानवता के साथ और गाय के साथ, दोनों के साथ अन्याय है। तो इसलिए ये बहुत ही सावधानी इसमें जरूरी है। फिर स्टडी ग्रुप जो हमारा था उसमें हमने काऊ यूरिन यूज़ किया। फिर एक ग्रुप हमने और बनाया जो ये मेरे लिए तो कठिन था, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट में हमारे जो HOD हार्ट डिपार्टमेंट थे उनके लिए भी कठिन था। मैंने कहा जो मरीज अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनको लेने दो, अपनी मर्जी से गौमूत्र पीने रहे तो पीने दो, कहाँ दिक्कत है। तो कोई अगर घर जाके खाना क्या खा रहा, कभी रोकते हो क्या? आपने कहा शराब मत पीना हो, पी ला, घर जाके कौन रोकता है उसको? कहना नॉन वेज मांस नहीं खाना, खाता, घर जाके कौन रोकते हो? अंडा नहीं खाना, खाना कौन रोकता? तो ये भी कोई ले तो आपको क्या दिक्कत है? तो बड़ी मुश्किल से माने, बहुत नाराज हुए मेरे से, लेकिन मैंने कहा सर जो लेते हैं उनको लेने दो, उनको आप नहीं रोक सकते। तो फिर वो मान गए। तो ऐसे मरीजों के हमने रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी की टॉक्सिसिटी पर क्या इफेक्ट आता है गौमूत्र लेते हुए और नहीं लेते हुए, उनसे हमने कंपेयर किया, वो वाला ग्रुप भी हमने बताया। और वो मरीज वो थे जिनको रेगुलर कीमोथेरेपी दे रहे हैं, जिसमें 3 ड्रग को हमने सेलेक्ट किया, सिस्प्लेटिन, 5-फ्लोरोउरिसिल, टैक्सेन, क्योंकि तीनों ड्रग ऐसे हैं जिनकी मेजर करना हमारे लिए थोड़ा आसान था, क्लिनिकल रेस्पॉन्स। और रेडियोथेरेपी कन्वेंशनल डोज, जो रेगुलर डोज सब लोगों को क्योरिटी डोज देता है, वही हमने यूज़ किया। और वॉलंटियर एक्सेप्टेड, जिन्होंने इच्छा अपनी जाहिर की, पूर्व लोग थे। नेक्स्ट। फिर मॉनिटरिंग का मैंने बता दिया क्राइटेरिया। नेक्स्ट। ये मरीज हमारे जो थे स्टडी में, उनका मैंने ऑर्गन वाइज डिफ्रेंशिएशन किया। तो इसमें जो बोल्ड लेटर्स हैं उसमें दो दिखाई मैंने, कि जिनका सर्वाइवल देखा मेनली, क्योंकि स्टेज 4 में हम ये देखते हैं कि मरीज जिया कितने समय तक। तो जैसे मैंने कहा कि भाई ये फंगेटिंग मास वाला वो 2-3 साल तो वैसे ही जीता, अगर इलाज नहीं लेता पीता, इसलिए मैं कंपेयर करते समय ये देखना बहुत जरूरी है। तो इसमें आप देखेंगे सर्वाइवल दोनों का, जिन्होंने हमारा ट्रीटमेंट लिया टर्मिनल स्टेज के बाद भी, चाहे उसने कीमोथेरेपी ली, चाहे सर्जरी करवाई, चाहे रेडियोथेरेपी, क्योंकि सर्जरी भी पैलेटिव होती है हमारे यहाँ, उनके सर्वाइवल में जिन्होंने केवल गौमूत्र लिया उनके सर्वाइवल में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। 14 महीने, 15 महीने, 9 महीने, 8 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 5 महीने, 6 महीने, अलग हमने स्टेज और सारी चीज़ का ध्यान रखा, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो ये बहुत बड़ा फायदा है कि भाई सर्वाइवल बेनिफिट तो बराबर ही है, तो फिर हम कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी क्यों देवें? तो ये टर्मिनल मरीजों में जस्टिफाई करने के लिए मेरे लिए आधार पर्याप्त बन गया कि अंतिम स्टेज में हम हमारी ट्रीटमेंट नहीं देकर के अगर मरीज ये दूसरी चीज़ भी लेता है तो कोई हमको आपसे विरोध नहीं है। नेक्स्ट। फिर हमने टॉक्सिसिटी के लिए कीमोथेरेपी वाले मरीजों को चुना, क्योंकि एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ल्यूकोपेनिया, ये तीनों कीमोथेरेपी के बहुत बड़े साइड इफेक्ट है। RBC कम हो जाती है, प्लेटलेट कम हो जाती है, और वाइट सेल्स, उसको ल्यूकोपेनिया कहते हैं, वो कम हो जाती है। तो इनको हमने, इनकी टॉक्सिसिटी गेट्स होती है हमारी अंतर्राष्ट्रीय गेट, उसको हमने कंपेयर किया। तो जो कंट्रोल ग्रुप था उसमें देखिए, कंट्रोल ग्रुप जिन्होंने गौमूत्र नहीं लिया उनके ग्रेड 2 की टॉक्सिसिटी के मरीज ज़्यादा है, 192, 186, 161, जबकि जिन्होंने गौमूत्र लिया वो ग्रेड 1 पे ही रहे, मतलब कम सीवियर। ग्रेड 1 मतलब कम सीवियर एडवर्स इफेक्ट, और ग्रेड 2 ग्रेड 3 मतलब ज़्यादा सीवियर एडवर्स इफेक्ट। तो एडवर्स इफेक्ट की सीवियरिटी घटी, इसका मतलब कहीं न कहीं गौमूत्र प्रोटेक्टिव नॉर्मल टिश्यू को प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, जिसको हम कीमो प्रोटेक्टिव इफेक्ट कहते हैं, वो उसने जरूर कहीं इसने भूमिका निभाई होगी। नेक्स्ट। फिर हमने रेडिएशन टॉक्सिसिटी को ही कंपेयर किया, क्योंकि ऑर्गन के हिसाब से हमने देखा। तो जैसे हेड एंड नेक कैंसर में स्किन और बक्कल म्यूकोजा, और डिलेड में जीरोस्टोमिया मतलब मुंह सूखने लगता है वो वाला, और खाने में दिक्कत होती है वो वाला। और अगर ब्लैडर नीचे महिलाओं में सर्विक्स यूरिनरी ब्लैडर उसको ट्रीट किया है, तो वहाँ की स्किन रिएक्शन और वहाँ के जो 2 नॉर्मल ऑर्गन है रेक्टम और ब्लैडर, उनके साइड इफेक्ट को हम देख सकते हैं। उनकी हमने टॉक्सिसिटी ग्रेड निकाली और बिल्कुल इक्वल कंपेयर किया, तो पता चला, आप देखिए इसमें भी कि जो गौमूत्र वाला ग्रुप है उसकी और इसकी कंट्रोल ग्रुप वाले की देखिए, कंट्रोल ग्रुप वाला जिनको हमने गौमूत्र नहीं दिया उनकी टॉक्सिसिटी की ग्रेड 2 ज़्यादा है, 132, 34, 33,
एज कम्पेयर टू दो जिनको गौमूत्र लिया तो उनकी टॉक्सिसिटी ग्रेड 1 ही ज़्यादा मेंटेन रही, मतलब एडवर्स इफेक्ट को हम कंट्रोल कर पाए। तो रेडियो प्रोटेक्टिव एक्शन भी इसका कहीं गौमूत्र का है जिनको रेगुलर डोज दिया। नेक्स्ट, फिर हमने कॉस्ट का हिसाब किताब लगाया कि टर्मिनली स्टेज मरीज है और हमारा ट्रीटमेंट लेता है 4, 6, 8 महीने जो भी जिया, इसकी जो मैंने 2 एज निकाली सर्वाइवल वाली महीनों वाली, उस महीने में परिवार का खर्चा कितना हुआ। तो हमने मिनिमम सरकारी कॉस्ट को कैलकुलेट किया कि अगर सरकार में उसका ये सब इलाज होता तो कितना होता, घर रहते हुए गौमूत्र लेते हुए तो खर्च कितना हुआ। तो आप देखिए लगभग हमारा इलाज लेने वालों की संख्या खर्चा है 1 लाख 1.5 लाख तक जाता है लगभग मिनिमम कॉस्ट। ऐसा नहीं टेक्नोलॉजी रेडियोथेरेपी में IMRT कर दी जिसमें 2 लाख रुपये लगता है, वो भी नहीं किया। जो क्लिनिकल कन्वेंशनल डोज है 3D CRT जो मिनिमम डोज वाला हर आदमी कराता है उसी से कंपेयर किया हमने, जिसकी कॉस्ट 50-60 हज़ार रुपये आती है रेडियोथेरेपी की उसकी। और अधिकतम हमने उसको खान पान रहन सहन को भी थोड़ा शामिल कर लिया, कोई धर्मशाला में रह रहा है 1 महीने कहाँ रह रहा है 2 महीने, कोई साइड इफेक्ट है क्या दवाई दी वो भी कर ली। और जिनको हमने गौमूत्र दिया उनकी किसी की भी कीमत हमने उनको पूछा लास्ट में भी कि भाई तुम्हारा खर्चा कितना हुआ लगभग, अब से जब से हमारे ट्रीटमेंट में आए कि साहब 50 हज़ार के अंदर अंदर ही हम निपट गए और उनके सबके खर्चे 1 से 1.5 लाख के बीच में गए। यानी एक आम आदमी के लिए घर में रहते हुए बहुत ईजी ट्रीटमेंट हम लोग एक फाइनेंशियली वायबल ट्रीटमेंट टर्मिनल स्टेज में कर पाए। नेक्स्ट, अगला तो कंक्लूड यह है कि इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कीमोरेडियोथेरेपी टॉक्सिसिटी कम करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमने रेस्पॉन्स इवेल्यूशन भी देखा, हमारे जो क्राइटेरिया उसमें स्टेबल डिजीज वर्सेज पार्शियल रेस्पॉन्स, इन 2 चीज़ों को हमने गौर किया। तो या तो स्टेबल रहता है या बहुत थोड़ा बहुत लाभ भी आता है। हालांकि कीमोरेडियोथेरेपी तुलना जितना तो नहीं आता, लेकिन जिंदगी में तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। अगले हमने कीमोथेरेपी 4थी स्टेज के मरीज को लगा करके और कैंसर थोड़ा कम कर दिया, जिया तो 8 महीने, गौमूत्र दे करके भी उसको 8 महीने जीना है, तो फिर पार्शियल रेस्पॉन्स स्टेबल रेस्पॉन्स इसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो कुल मिलाकर के यथास्थिति रखते हुए हमने उसको 8 महीने की 9 महीने की ज़िंदगी दे दी। ओवरऑल सर्वाइवल लगभग बराबर दोनों ग्रुप में। कीमोरेडियोथेरेपी की टॉक्सिसिटी कम जो हम देते तो ज़्यादा होती वो नहीं हुई। बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि कीमोथेरेपी से मरीज इतना घायल हो जाता है, कई बार तो दूसरी बार तीसरी बार तो 4 लोग उठा के लाते हैं घर वाले, तो वो समस्या भी नहीं आई। फिर इसकी जो कॉस्ट है ये सब बहुत अच्छी है। एडवर्स इफेक्ट बिल्कुल नहीं है गौमूत्र के, साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं जो हमारा बहुत ज़्यादा है। जनरल कंडीशन वाइटल फंक्शन मेंटेन रहता है। अननेसेसरी सर्जरी वो अवॉइड की जा सकती है, इजीली अवेलेबल है हर जगह हर घर में, अगर गाय है किसी घर में तो। प्लस भावनात्मक, ये बहुत बड़ी बात है, हमारे इलाज में भावनाओं का भी बहुत बड़ा स्थान है। जो मेडिकल साइंस में हमारी WHO की डेफिनेशन में अब तो स्पिरिचुअल हेल्थ को भी शामिल कर दिया उन्होंने, तो इसलिए वो बात भी स्पिरिचुअल इमोशनल रिलीफ ये सब है, होलिस्टिक अप्रोच है। नेक्स्ट, तो ये हमारे मरीजों का, हमारे इंस्टीट्यूट का, जिन लोगों ने हमारा सहयोग किया उनका धन्यवाद। नेक्स्ट, डिस्क्लोजर मैंने शुरू में बता दिया कि मेरा कोई इसमें कोई इंटरेस्ट या कन्फ्लिक्ट नहीं है, मुझे लिखने का कोई अधिकार भी नहीं है, मैं केवल ऑब्जर्वर ही था और ये केवल वैज्ञानिक अध्ययन है, ये कॉमन प्रैक्टिस नहीं है अभी तक। नेक्स्ट, न त्वं कामे राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम काम ये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तनाशनम। एक इच्छा है कि सब लोग अच्छे हैं। सुबह उन्होंने बहुत अच्छी कही बात कि मानवता का भला हो, यही उद्देश्य है। इसलिए अपने वैज्ञानिकों ने, अपने ऋषि मुनियों ने कोई पेटेंट नहीं कराया कभी भी, हालांकि आज के ज़माने में जरूरी है, लेकिन मानवता के हित में तो अच्छा है। नेक्स्ट, धन्यवाद। मैं आभारी हूँ गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र का, जिन्होंने मुझे इस मंच पर बोलने का मौका दिया। आप सब लोगों ने मुझे धैर्य से सुना, इसके लिए धन्यवाद। एनालिसिस हुआ, जैसे कम होते गए, वापस वैक्सीन लेने के वापस एंटीबॉडीज बढ़े, बूस्टर डोज लेने के बाद वापस बढ़े। तो ये प्रूफ है कि यस इट इज़ एक्टिंग, यानी अगेंस्ट कोरोना या कुछ जो वायरल इन्फेक्शन है उसके लिए काम करेगा। मुझे लगता है आज मेरा जो सुबह से मैं अटेंड किया तब ध्यान में आया कि यस आयुर्वेद में भी ये तरीके से स्टडी चलता है। मेरे मिसेस आयुर्वेदिक डॉक्टर होने की वजह से मैं कुछ सेमिनार अटेंड किया जो आयुर्वेदा एंड एलोपैथी ने टुगेदर एक साथ आके अरेंज किया था। फॉर एग्जांपल 5 साल पहले सायन मेडिकल कॉलेज है मुंबई में, उसमें एक सेमिनार था कि कार्डियोलॉजी जो है, कार्डियक अटैक आता है, वो शायद आयुर्वेदा एंड एलोपैथी साथ में आ गए तो खर्चिक यानी ऑपरेशन बाईपास ना करना पड़े या सेन ना लाना पड़े। मैं थोड़ा सा अटेंड किया उसमें, सही लगा कि यस दोनों साथ में मिले तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है। दुर्भाग्य से पहले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मिले तो उन्होंने, उनके शब्द थे आई एम हिंदू बाय एन एक्सीडेंट,
क्रिश्चियन बाय एजुकेशन एंड मुस्लिम बाय कल्चर। ऐसे ही बात करने वाले प्राइम मिनिस्टर मिलने की वजह से शायद लगता है कि आयुर्वेद का संशोधन जो होना आवश्यक था हुआ नहीं। एलोपैथी का देश भर में, दुनिया भर में संशोधन हो रहा है। मुझे लगता है छोटी छोटी पेपर्स पब्लिश होते हैं। तो यही विषय लेके मुझे लगता है ये जो टीम है आयुर्वेदा की, उसके साथ कोई IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आज एक अच्छी ब्रांच है मुंबई में, सभी इधर भी होगी, मुझे नागपुर में भी उसका ऑफिस होगा, उसमें से जुड़ा हुआ कोई भी ग्रेजुएट और IPR किया हुआ आपके टीम में जुटाता है तो पेटेंट कैसा लिखना है और वो कैसा पाना है, इसका एक मुझे लगता है टीम को मदद बहुत अच्छी तरह से होगी। मुझे बात कर रहा था कि कई क्रिश्चियन कभी पूछे क्या है हिंदू में बहुत पीछे है, अंधा है, तो मैं उनको सबको एक बार 2-3 प्रश्न पूछा था। उसमें एक एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे घर में माताएं बहनें स्नान करने के बाद तुलसी के आजू बाजू में राउंड मारते। कोई बोल सकता है क्या है वजह? साइंटिफिक रीज़न चाहिए, मुझे शायद मालूम भी होगा, लेकिन जस्ट इधर मेडिकल ऑफिसर भी बैठे। मुझे लगता है डायबिटीज़ में हाँ ये बात सही है, लेकिन परफेक्ट आंसर ऐसा है। हमको मालूम है कि आपको ये मालूम होगा कि डायबिटीज़ में ओजोन थेरेपी दी जाती है वुंड जल्दी सूखने के लिए। तुलसी ऐसी एक ही वनस्पति है कि जो ओजोन छोड़ती है। और पुरखे ज़माने में जब अमोक्सिसिलिन नहीं था, अभी तो 250 मिलीग्राम 500 मिलीग्राम सबको मिलता है, लेकिन जब भी नहीं था मेरे पुरखे ने, मेरे शास्त्रज्ञ ने सोचा होगा अरे ये जो घर में माता भगिनी काम करती है पानी में कफ होता है कैसा निकलेगा, तो उन्होंने सोचा होगा, उनको ये बोले कि तुलसी को पानी डालो फेरी मारो तो घर का सबका भला होगा। क्योंकि वो बूढ़ी माँ को बोलते थे अरे तुम्हारा भला होगा, घर का भला, तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा कब निकल जाएगा, कोई भी सुनेंगे नहीं, लेकिन आपका भला होगा ये बोला होगा किसने भी। तो वो बेचारी मारते आजू में राउंड मारते पानी डालते, ओजोन नाक में जाता होगा और कफ निकलता होगा। मुझे सौभाग्य से मेरी पत्नी आयुर्वेदा प्रैक्टिस करती है, तो मुझे भी लगता है कि आज तक एक बार भी मैंने एलोपैथी औषध दवा लिए नहीं है। आयुर्वेद में मैं बिलीव करता हूँ, किधर भी विदेश में गया तो भी गोली रहती है और उसके प्रिस्क्रिप्शन रहता है, तो गेट पे पकड़ेंगे क्या लाया गोली करके। आज का जो थोड़ा सा विषय है गौ डंग और काऊ डंग, 4-5 साल पहले मेरे घर में एक व्यक्ति को कोढ़ आने का शुरुआत होता है। बेचारी माँ उससे घबरा गई और दौड़ के मेरे पास आई, तो डॉक्टर के पास, एलोपैथी डॉक्टर के पास लेके गया। स्ट्रॉन्ग दवा थी बहुत, लेकिन शाखा में मारो जाने का काम होता है मेरा। तो शाखा में बात करते थे, उसने बोला राजन अरे तू अग्निहोत्र क्यों चालू नहीं करता है? तो घर में अग्निहोत्र चालू करने को बोला मैं। तो विश्वास रखो ना रखो, जो स्पॉट आने थे 2-3 स्पॉट आए थे, उधर ही रुके, स्पॉट आने के बंद हो गए। लेकिन मैं जब ये करने लगा तभी ज़्यादा संशोधन किया, ध्यान में ऐसा आया कि आपको मालूम है 25-30 साल पहले भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस छुटी थी और बहुत लोग मरे थे। याद होगा ना आपको, जो यंग डॉक्टर के उनको मालूम लगा, लेकिन यूनियन कार्बाइड वाला मिथाइल आइसोसाइनेट। लेकिन ऐसा अनुभव है कि ये मुझे जर्मन में जाने के बाद मालूम पड़ा कि उधर साइंटिस्ट भी कुछ हर रोज अग्निहोत्र करते। भोपाल में जिसके घर में अग्निहोत्र होता था उसके घर में कोई मरा नहीं है, कोई अपंगत्व नहीं आया। ये कुछ को बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन ये दिस इज अ फैक्ट। तो इसका मतलब काव डंग में जो काव का घी डालते हैं, जो ये उसकी क्या है पद्धति है, सबको मालूम होगी या मालूम नहीं है, लेकिन काव डंग डालने के सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, 2 बार करना पड़ता है। और मुझे लगता है मैं थोड़ा सा आगे का सोचता हूँ, जैसा फ़ोन चलाने के लिए मेरा जो नेट चालू आवश्यक है, वैसा मुझे लगता है मेरा जो ब्रेन है वो यूनिवर्स के साथ जुड़ जाएगा तो दिन का सब डिसीजन परफेक्ट होगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं एटलीस्ट मेरे को गत 5 साल का अनुभव है। हमारे घर में अग्निहोत्र होता है और मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, 60 साल हो गए मुझे। चैलेंज कुछ नहीं है, लेकिन मेरे जो सीनियर्स है वही डरते हैं मुझे कि शायद आंसर बराबर होता, मेरा परफेक्ट ऑन टाइम होगा। ये एक अनुभव है। जस्ट काउडंग और ये रिलेशन में बोला कि शायद आपका अनुभव काम में आए। कोई यंगस्टर्स साइंटिस्ट बैठे या आज एक बोले सरदार जी थे, डॉक्टर जी, उन्होंने बोला आप व्यवसाय मत करो, साइंटिस्ट बनने का प्रयास करो। तो मुझे लगता है कि साइंटिस्ट बनने के बाद ये क्यों होता है, ये जो आपके मन में आएगा तभी मुझे लगता है साइंस और आगे जाएगा। आप बोलेंगे समय नहीं है मेरे पास, अभी मेरा 60 साल उम्र हो गया, लेकिन मैं आज भी 21 किलोमीटर की दौड़ सिर्फ 2 घंटे में पूरा कर सकता हूँ। कोई भी करेगा मुझे मालूम नहीं है। योगा प्रैक्टिस करता हूँ, तो कोरोना में पूरा दुनिया घूम रहा था, लेकिन मुझे कुछ हुआ नहीं। मुझे लगता है सौभाग्य से ये मेरे संघ का स्वयंसेवक होने की वजह से मैं योगा करता हूँ और खुद में समय देता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, जो करता हूँ इसके लिए मिलता है। समय नहीं है तो समय नहीं मिलता है, इसके लिए एक प्रयोग जो मैं सीखा वो आपको बोलता हूँ। हम जो हर रोज काम करते हो 20-80 रेशो में रहते हैं। इसका मतलब ऐसा है 20% काम में से हमको 80% रिजल्ट आता है। सोचो आता है कि नहीं?
तो 10 काम है तो 2 काम करूंगा आज दिन भर में तो 80% का रिजल्ट आ गया, बाकी 8 काम छोटे मोटे रहते। यदि आप लिस्ट डाउन करेंगे कल मुझे काम करना है 1 2 3 4 5 6, तो बहुत का समय आपको मिलता है। 25-30 मिनट भी हर रोज के मिले तो भी आप अपने में इन्वेस्ट कर सकते हैं मुझे लगता है, और ज़्यादा समय मिलेगा तो आप राष्ट्र के लिए भी काम कर सकते हैं। हमारे जो अभी पंतप्रधान है वो भी बोले कि नेशन फर्स्ट है, तो मुझे भी कुछ कंट्रीब्यूशन करना है। अच्छी तरह सौभाग्य से मैं अच्छी तरह से पढ़ा हूँ, आजू बाजू में लोग अच्छे हैं, तो मुझे भी करना है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यंगस्टर को मैं बोलूँगा टाइम मैनेजमेंट ध्यान दे अच्छी तरह से, तो आपको बहुत कुछ कर सकते हैं आप। इम्पॉसिबल थिंग कैन बी मेक पॉसिबल। मैं अभी जो साइंटिस्ट का काम करता हूँ दुनिया भर में गोरे लोग भी है हमारे, मैं काले समझता हूँ। काले लोग जितने अच्छे होशियार है और जितने फास्ट काम करते उतने गोरी समाज काम नहीं करते। हमारे में इनकल भरा हुआ अंदर से कि थूक लगा के देखो, थूक लगा सॉरी रॉन्ग वर्ड है, ये करके देखो वो करके देखो। मैं कभी फ़ोन करूँगा मेरे साइंटिस्ट को तो रात को 3 बजे भी जाके काम करके देखेगा। उसको बोला अरे आग लगा के तो आके फ़ोन करेगा, राजन जी मैं 3 बजे तक 6 बजे तक आग लगाने का प्रयास किया, आग लगाने हवा इतनी ज़ोरदार थी। तो ये प्रयास करते हैं, तो हम भी थोड़े ध्यान रखना कि हमारे ब्रिलियंस बहुत अच्छी है। लास्ट उदाहरण देता हूँ, गैलीलियो को जब एक चर्च फांसी पे चढ़ा रहा था क्योंकि उन्होंने बोला पृथ्वी गोल है और बाइबल में नहीं है, तभी मेरे आर्यभट्ट चंद्र सूर्य ग्रहण कभी हो रहा था इसका कथा बोल रहे थे। इतना समझो, अपने न्यूडगंडा छोड़ दो अपने और सब काम करेंगे मुझे लगता है अच्छी तरह से, तो देश के लिए हम कुछ ना कुछ कर पाएंगे और सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। मैं 2 शब्द बोल के मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। और मैनेजमेंट को एक सजेशन है कि आईपीआर वाला कोई तो साथ में जुड़े, मैं भी करके दे सकता हूँ। आईपीआर वाला कोई आपको ज्वाइन करेगा तो बहुत कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हम लोग डेवलप कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आने के बाद ही विदेशी लोग अपने पास एक विश्वास से देखते हैं कि हाँ इसके पीछे कुछ रीज़न है। उनको पेटेंट मिला है कि एक हम लोग हल्दी का पेटेंट की बात करते हैं जो मिला है, या बासमती राइस का ही पढ़ते, लेकिन सब चीज़ में हमारे इतने अच्छे से सोचना है, सब में आईपीआर टेक्नोलॉजी हम लोग डेवलप कर सकते हैं। उसको थोड़ा ध्यान दे ऐसा मुझे लगता है। नमस्कार। विवाह ये जो 2 बहनें बैठी हैं, कनुप्रिया मित्तल, उनके बाजू में निकिता पंडित, अभी जो बार बार सब जगह की चिंता थी और इस समय अभी जैसे राजन जी ने युवाओं को थोड़ा सा बताया कि युवाएं प्रेरित करें, और सर बीच में पिछले 5-6 महीने से ऐसा हुआ कि भाई आने वाली पीढ़ी के यानी युवा वैज्ञानिक, जैसे अभी CSR के और ये बहुत सारे जो हमारे भारत सरकार के संस्थान चलते हैं, तो उसमें ध्यान में आया कि युवा बहुत प्रेरित या बहुत कुछ सार्थक नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें कुछ विशेष कार्य करना है, उसमें कुछ इस तरह की लोगों को प्रेरणा मिलनी है, उसकी एक रूपरेखा। और उद्योजक यानी इसको मार्केटिंग मिले, इसको कामों को एक अच्छी दिशा मिले, एक बल मिले। जैसे अभी कोकरे जी की चिंता थी कि गौशाला चला रहे लेकिन उनको कोई उनका गोबर पड़ा या गोमूत्र या दूध है कुछ चीज़ों को, तो उसको उतनी कीमत या उतनी उसकी मांग नहीं, या हम मांग खड़ी नहीं कर पा रहे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लोग संक्षिप्त में वो सारी जानकारी चूँकि आपको जो देनी है, फिर हमारे बीच में हमारे पूज्य मेवालाल जी भी हैं जो गायत्री परिवार का सेंधवा का कार्य देखते हैं, तो आप वो जानकारी क्या क्या है, दोनों अलग अलग तरह से क्या महत्व का है बताइए। आप सभी को बहुत ही विनम्रपूर्ण प्रणाम। जो ये हम करने जा रहे हैं ये कुछ नया नहीं है। सुनील भाई साहब ये पिछले 30 साल से करते आ रहे हैं। रामस्वरूप सर ने भी कहा, चौहान सर ने भी कहा कि सारे वैज्ञानिकों को संगठित करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। उसके अलावा जितने भी कृषि हैं और गौशाला हैं उनको संगठित करने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। 40 साल उन्होंने इतना बढ़िया काम किया है। और उसके अलावा जो सबसे बढ़िया बात है, लाखों करोड़ों लोगों को लाखों गांव में साथ मिलके अपने आप से परिचय कराया है, अपनी संस्कृति से परिचय कराया है और वापस अपने धरोहर की तरफ वापस जाने का प्रेरित किया है। हम वही करने वाले हैं। उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन और है। अभी भी इसी मंच पे यही हो रहा है। यहाँ पे स्वामी जी भी बात कर रहे हैं, यहाँ पे वैज्ञानिक भी बात कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे कश्यप जी ने कहा कि वन हेल्थ, उन्होंने एक ही अलग नाम दे दिया, पर सब तरह के जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं उनको वन हेल्थ का नाम दे दिया उन्होंने, उनको भी उन्होंने जोड़ लिया। तो ये सुनील भाई साहब करते आ रहे हैं, ये लोग आप लोग सब लोग करते आ रहे हैं। हम लोग इसके अंदर शायद जो थोड़ा सा चेंज ला रहे हैं वो ये है, प्रयोगशाला से गौशाला और कृषि तक
और साथ में बाकी सारी रियलिटी को एक्सपर्टाइट करना, मतलब कम समय में सचमुच करके दिखाना, बस केवल यही करना चाह रहे हैं। उन्होंने 40 साल 30 साल जो काम किया है उसको पूर्ण रूप देना, और जो 75 साल स्वतंत्रता से हमारी गौशालाएं, हमारे कृषि पैसा नहीं कमा पा रहे, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं पा पा रहे, उसके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन जो गौ माता में था उसको सचमुच में कर दिखाने की बात कर रहे हैं हम। और इसको करने के लिए नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़, हमने ये एक छोटा सा संगठन उन्होंने तो बना के रखा है। गौ, जैसे उन्होंने कहा आज सुबह कि ये तीर्थ स्थान है गौ सेवा का, इसके अंदर हम एक छोटा सा काउपैथिक कम्युनिटी बनाई थी हमने, छोटी तो नहीं बनाने की सोच थी। इसमें सारे के सारे स्टेक होल्डर्स, अब स्टेक होल्डर्स कौन है? गौशाला वाले भी हैं और कृषि भी हैं, साइंटिस्ट तो हैं ही, क्योंकि जो भी साइंटिस्ट कर रहे हैं, हमारे वैज्ञानिक कर रहे हैं, डॉक्टर्स कर रहे हैं, उनके अंदर ट्रेन होने वाले जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, उनको उन तक पहुंचाने का काम सुनील भाई साहब जैसे लोग कर रहे हैं। उनसे ज़्यादा तो कोई किसी ने नहीं किया होगा शायद। उसको हमने काउपैथिक कम्युनिटी का नाम दिया, क्योंकि इन्हीं से प्रेरणा स्रोत से लेके और चौहान सर के गाइडेंस के अंदर हमने ये काउपैथिक कम्युनिटी बनाई। काउपैथी जो चौहान साहब जिसके फादर हैं, और अनफॉर्चुनेटली IPR, अभी डॉक्टर राजन ने उसका नाम लिया, IPR के लीगल इश्यूज़ में आके हमको काउपैथी वर्ड ही छोड़ना पड़ा, और उसकी जगह हम इसको वेद इकोपैथी बोल रहे हैं। अब वेद क्योंकि वो ज्ञान का भंडार है, इको माने इको फ्रेंडली, इकोलॉजिकली एंड इकोनॉमिकली सस्टेनेबल, पैथी माने ट्रीटमेंट, तो ये गौ माता से आता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो ये क्या है? प्रेरणा स्रोत आपको पता ही है, हमने केवल एक मंच बनाया है जहाँ पे सभी तरह के ये स्टेक होल्डर्स को हम ला रहे हैं। क्यों ये जल्दी हो रहा है? कोरोना के चलते आज WHO ने भी मान लिया कि वन हेल्थ प्रोग्राम उन्होंने रिलीज़ कर दिया। सबसे पहले चौहान सर और सुनील भाई साहब ने इसकी हमको खबर दी थी। वो क्या है? उन्होंने मान लिया कि सॉइल हेल्थ और मानव की जो स्वास्थ्य है, आई शुड से मानव का जो स्वास्थ्य है, वो एक सॉइल हेल्थ जिसके अंदर जो पनपने वाला सॉइल के मिट्टी से हम आए हैं, मिट्टी में हमको जाना है, और बाकी सारी प्रकृति वहीं से आई है वहीं जाएगी। उसी से जुड़े हुए पौधे हैं, और पौधों ही खा के हमारे पशु, उसकी भी हेल्थ वो होती है, बढ़ती है, और वही हमारी पूरे के पूरी पृथ्वी की हेल्थ को बताता है, स्वास्थ्य को बताता है। ये वन स्वास्थ्य, एक स्वास्थ्य का प्रोग्राम है। और ये जो स्वास्थ्य का प्रोग्राम है वो किस तरह से सस्टेनेबल हुआ, अभी 3-4 लोगों से हमारी इस बारे में बात हुई। ये बात क्या हुई कि आपने हज़ारों साल का हिस्ट्री ले लीजिए आप, केवल भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी, दूध की नदियाँ जहाँ पे बहती थी, तो दूध की नदियाँ किसकी? गाय की दी हुई, लेकिन कभी किसी से लूटपाट करके नहीं। ये लूटपाट कब आई? लेकिन जब यूरोप ने स्टीम इंजन का विज्ञान के द्वारा वो करा, उनकी जो इकोनॉमी की जो मॉडल थी, वो दूसरों के ऊपर, दूसरों को लूट के तब वो बढ़ते थे। आज भी इंग्लैंड की महारानी के क्राउन में जितने भी हीरे हैं, जितने भी जवाहरात हैं, वो दूसरे उधर से हैं जी। परंतु अपने जो जी, तो हमारा क्या इसका वो है, प्रण है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज नितिन। हमारा जो है ये WHO ने एक जो हमारे को वन हेल्थ प्रोग्राम दिया है, वो पूरे वर्ल्ड में लागू तो कर दिया है, पर जो एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम है वो कितना भी स्ट्रगल कर ले, वो इस डिमांड और सप्लाई के गैप को, माने खपत और पूर्ति के रिक्ति को पूरा नहीं कर पाएगा। उसके लिए हमको क्या चाहिए? हम और 2025 की डेडलाइन हमारे को मिल चुकी है, जब हमको बोला गया है कि फूड की शॉर्टेज होगी, खाना कमती में आएगा, और उसको पूरा करने के लिए भारत सरकार से लेके और सरकारें भी पूरा अपना जोर लगा रही हैं कि इसको गैप को ख़त्म किया जा सके। और इसके चलते
नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। हमने जो 75 साल से कृषि व गौशाला की गाड़ी थी, बंद पड़ी थी, बंद नहीं या धीरे धीरे चल रही थी, उनको 4 पहिए, लोग धक्का दे रहे थे पर वो नहीं चल पा रही थी, उनको 4 तरह के पहिए देने की सोची है। वो क्या? वेद का ज्ञान जो हमारे वैज्ञानिक करी है। डॉक्टर प्रशांत ने भी कहा कि वो पुराने ज्ञान को आगे बढ़ के ला रहे हैं, बता रहे हैं। प्रोफेसर चौहान 30 साल से ये कोशिश कर रहे हैं इसको सब बताने के लिए कि है ये, इसको नेटवर्क को बढ़ा के उद्योग, आप लोगों के गौशाला और कृषि को अपने को स्वतंत्र करने के लिए, आर्थिक रूप से स्वतंत्र करने के लिए इंडस्ट्री को लेकर आएँ, यहाँ पे ट्रेड को लेकर आएँ, होलसेल को लेकर आएँ, उसका गैप को ख़त्म करने की ये कोशिश है। और उधर से ही आर्थिक स्वतंत्रता के सपोर्ट मिले इनको, बीच की चीज़ें को ख़त्म करके उनको एक संगठित कर सके। तो इसमें क्या लाएँ? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़ नितिन, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। नो, the one before that, thank you। यहाँ पे वैज्ञानिकों से जुड़े सारे एकेडमिशियंस, उनको कृषि गौशालाओं के साथ तो लेकर आएंगे, पर इनके साथ उद्योग, उत्पाद, व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला, मतलब सप्लाई चेन को साथ में बढ़ा देंगे। और सप्लाई चेन केवल खाने की तरफ ही नहीं और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स की तरफ ही नहीं, हेल्थ केयर की तरफ ऑल्सो, क्योंकि चिकित्सा, जैसे हमें मालूम है, एक खाद्य और चिकित्सा 2 ऐसे एसेंशियल पिलर्स हैं हमारे जीवन के, जिसके बिना हम रह नहीं सकते। इसको करके साथ रख के इनको किस तरह का सपोर्ट देंगे हम? गाय पर्यटन को भी, आज काउ टूरिज्म की बहुत बात हुई है और ये चलता आ रहा है, इसको और बढ़ावा देना। साथ में शिक्षा और प्रशिक्षण, विज्ञापन, मीडिया बहुत ज़रूरी है। जो मीडिया हमको बताता है वो हमारे दिमाग पे असर करता है और हम सब कॉन्शियसली उसी चीज़ को मानते हैं। मनोवैज्ञानिक उसमें माना गया है कि मीडिया जो हमको दिखाता है हम उसी को सच मानते हैं। तो उसका अब एक अलग दर्पण बना के, तो विज्ञापन, संगठन, मतलब एक साथ एकजुट होके करना। आज सुबह सहदेव जी ने भी कहा 1 और 1 11 होते हैं यहाँ पे, और सहयोग, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना। इसको करके हम क्या देना चाह रहे हैं यहाँ पे कृषि और गौशालाओं को? प्रेरणा, प्रोत्साहन, सफलता, सुरक्षा, आर्थिक भी और जैविक भी, और सकारात्मक परिवर्तन जो 75 सालों में नहीं हो पाया। और जो हुआ वो वाइट और ग्रीन रेवोल्यूशन था, उसका असर का हम बात नहीं करना चाहते। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो इस संगठन के 4 जो कोने हैं जिसको हम लोग एड्रेस करना चाह रहे हैं वो ये हैं। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, प्राकृतिक सस्टेनेबिलिटी अगर नहीं होगी तो क्या प्रॉब्लम है वो हमको मालूम है, उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगी। 3 चीज़ें उसमें आती हैं। WHO का 1 हेल्थ का प्रोग्राम, वो सॉइल हेल्थ और इन्वायरमेंट हेल्थ की बात करता है, पर वो तभी हो सकता है जब हमारे लाइफस्टाइल सस्टेनेबल हो। दूसरा, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे हमने कहा कि पश्चिम और पूरब में यही डिफरेंस रहा, उस चीज़ को वापस लेकर आना, रूरल हो या अर्बन हो, जो भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करें वो किसी और को लूट के ना करें, अपने बल पे ही उसको बढ़ा पाएँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तीसरा, हेल्थफुल लिविंग। अभी तक जो हेल्थ ब्रेकिंग प्रैक्टिसेस चल रही थी मेन स्ट्रीम मेडिसिन के अंदर, उसको हेल्थफुल लिविंग के अंदर लाएं, हेल्थ मेकिंग एंड हेल्थ बिल्डिंग एक्सरसाइजेस एंड पैटर्न्स में जाएं। इसके अंदर हम लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस साबुन से नहाते हैं, क्या शैम्पू लगाते हैं, ये सब आता है। तो घर हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के अंदर जो केमिकल रसायन फंस गए हैं उनको हटाकर वापस प्राकृतिक चीज़ों को लाना। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हमारा धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है नॉलेज की, उसको बचा के रखना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। इसको करने के लिए इनमें कौन कौन लोग हैं जो इसके अंदर आते हैं?
जब ये स्लाइड देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि कोई बचा ही नहीं है। तो अगर पेशेंट को भी इसमें स्टेक होल्डर है, डॉक्टर भी इसमें स्टेक होल्डर है, हॉस्पिटल भी इसमें स्टेक होल्डर है, और फार्मास्यूटिकल भी इसमें स्टेक होल्डर है, कृषि भी है, सब लोग हैं। इसको मैं ज़्यादा नहीं बनाना चाहूँगी, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे हम लोग आते हैं जो जीवित हैं, इस धरती माँ से आए हैं और इस धरती माँ में ही जाएंगे वापस मर के। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। इसको करने का तरीका बहुत सिंपल सा मॉडल है। साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, एकेडमिशियंस जो हमारे को बताते हैं, वैज्ञानिक जो हमको बताते हैं, उसके बीच में हम एक रखेंगे गौ गुरुकुल। ये गौ गुरुकुल क्या है? SOPs, आपके स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रैक्टिसेस, आपके सोच, आपके विचार, इस तरह की कार्यशालाएं बढ़ाई जाएंगी। आपके जो नए वैज्ञानिक तैयार करने के यूथ की बात हो रही थी, उनको तैयार किया जाएगा, और वो डायरेक्टली 3 जगहों पे काम करेंगे, कृषि और गौशाला, हेल्थ, वो सब बात हो चुकी है कितना ज़रूरी है, और तीसरा इंडस्ट्री। हमारी इंडस्ट्री भी, ये याद रखिए, पूर्ण तरह से करप्ट हो चुकी है, उसको भी वापस सस्टेनेबल में लाना है। और इन सब को कौन काम देगा? ई मंडी। आज हमारे गौशालों के साथ क्या प्रॉब्लम है? वो अपना उत्पाद बेच नहीं पा रहे हैं, ना उनको पता है, कृषि को पता है कि किस तरह से एक एकड़ के अंदर एक गाय से वो कृषि करें, बिना पैसा खर्च करें, उनको पूर्ण रूप से लाभ हो, ना हमको जो उनके उत्पाद बन रहे हैं उनको बेचने की जगह है। तो ई मंडी, अब ये ई मंडी केवल वर्चुअल नहीं रहना चाहती, इसके अंदर बहुत सारे सेगमेंट हैं। हम कोशिश करना चाहते हैं कि गवर्नमेंट से लेके अगर मंडी सब जगहों के बन सकती है, उसका छोटा सा हिस्सा ऑर्गेनिक के लिए भी बन सकता, मतलब नेचुरल फार्मिंग के लिए भी बन सकता है, केमिकल फ्री फार्मिंग के लिए भी बन सकता है। तो ये सब करके तब हम टेबल टॉक, मतलब एक एक घर पे हम कंज्यूमर तक हेल्थ बिल्डिंग चीज़ें, लाइफ सस्टेनिंग प्रोडक्ट्स लेके जा सकते हैं। इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, उसके लिए अभी वो नहीं है, पर हमारा पर्पस एक ही है। आप सबको सुनील भाई साहब ने संगठित किया है, अपने साथ और भी लोगों को संगठित करते इसमें लेकर आइए, ताकि हम इस मंच के द्वारा और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दे पाएँ। कैसे? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। थैंक यू नितिन। ये जो हमारी एक्सपर्ट कमिटीज़ बन चुकी हैं अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ प्रोफेसर चौहान, ये ऑलरेडी एक्सपर्ट कमिटीज़ हमारी बन चुकी हैं, ये आधी हैं। इसके अंदर मैंने साइंटिफिक कमिटीज़ के नाम नहीं लिए हैं, उसमें स्ट्रक्चरल एनाटमी, पैथोलॉजी वगैरह सब लोग आते हैं, शुचि वर्मा जी आती है उसमें, लेकिन उसके अलावा ये जितने जो हमारे फील्ड वर्कर्स हैं, ये एक्सपर्ट कमिटीज़, और चाहे उसमें डेयरी है या ड्राई डेयरी है, ताकि आप अपने जो भी काम करें उसका जो इम्पैक्ट हो, उसकी जो पोटेंसी हो, प्रोडक्टिविटी हो, वो 100% से ज़्यादा हो, वो इधर से आएगी। वो हम लोग इधर ऑलरेडी बना चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। इसको सपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए? आपको प्रोफेशनल ब्रांडिंग सर्विसेज चाहिए, आपको मीडिया को इन्फ्लुएंस करने के लिए निकिता जी जैसे लोग चाहिए, आपको उन लोगों को सपोर्ट करना है। यहाँ पे अतिता रमन जी बैठे हैं जो जयपुर से आए हैं हमारे साथ। इस तरह के एंटरप्रेन्योर जो करोड़ों के बिजनेसेस को छोड़ के नेचुरल फार्मिंग में जाना चाहते हैं, जिनको करेज है, और वो भी फार्मर्स जो भी हमारे फील्ड वर्कर्स जिनको उनको पता है कि जैविक खेती करने में शायद उनका पहले 2-3 साल पैसा नीचे जाएगा, रिटर्न्स नीचे जाएंगी, क्योंकि ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और हेल्थ की हमेशा से लड़ाई रही है, इसको ख़त्म करनी है। हमको ये दिखाना है कि वो फार्मर्स जो गाय बेस्ड खेती करते हैं उनको ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। जो लोग इसके अंदर जाके ज़्यादा पैसे कमाएंगे तभी वो उसका प्रमाण बन पाएंगे कि बाकी के सारे रसायन बेस्ड खेती करने वाले उसके छोड़कर वापस इसमें आए। ये हमारा वो है, ये हमारा वो है जी। ये ख़त्म है अब। तो हम केवल ये चाह रहे हैं कि हम आगे बढ़ के, चाहे आप स्टूडेंट हैं, फील्ड वर्कर्स हैं, जो भी हैं, आगे बढ़ के आएँ। हमारे साथ 3 लोग और 4 लोग और थे जो बात करने वाले थे। इनमें से एक छोटा सा जो सबसे ज़रूरी मैं आपको बोलना चाहूँगी। अच्छा सनसेट, आई अंडरस्टैंड। अभी भी दीदी फिर से कंटिन्यू करने जा रही है। अग्निहोत्र का समय होता है, ठीक आज का सूर्यास्त का समय है।
5:55 ठीक उस समय पे अग्निहोत्र ने, इसके पहले हमने कई बार किया है, यहाँ के कई लोगों ने साथ में हमने किया है। अभी अग्निहोत्र आदरणीय राजन जी कर रहे हैं ऐसा नहीं है, अभी अग्निहोत्र हम सब कर रहे हैं। जहाँ बैठे वहाँ थोड़ा खुद को हिला दीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधी करिए, मंत्र का अभ्यास करेंगे 1-2 मिनट में। अभी मेरे पास सिर्फ 2 मिनट और 22 सेकंड बचे हैं, 2 मिनट में मंत्र का अभ्यास करेंगे। सब लोग मिलकर मंत्र मेरे पीछे दोहराएंगे। अभी आहुति नहीं डालेंगे राजन जी, आप अभी नहीं डालनी आहुति, हमारे पीछे मंत्र जोर से कहिए। मंत्र का अभ्यास चल रहा है, अग्निहोत्र का टाइम अभी टाइम है। शाम के मंत्र अग्नये स्वाहा, अग्नये इदं नमः, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं नमः। पैर के दोनों पैर सीधे रख के बैठिए, पैर की आड़ी निकाल दीजिए। और सुनील जी कहते हैं गो भक्तों की आवाज प्यार से और दिल से आनी चाहिए। और एक बार अभ्यास करते हैं, अग्नये स्वाहा, अग्नये इदं नमः, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं नमः। अब मैं पूरा मंत्र पतये स्वाहा, प्रजापतये इदं नमः। जिस मंच पर अग्नि विराजमान है वो मंच अपने आप अत्यंत उच्च स्तर का हो जाता है। यह परमात्मा की कृपा है, गोमाता की असीम कृपा है। इसका व्रत लेकर कम से कम 10 साल हो गए हैं। कई बार कई साइंटिस्ट प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं नमः। अभी भी 10 सेकंड बाकी है। एक नजर मेरी घड़ी के ऊपर है, एक घड़ी डॉक्टर राजन जी के सामने है। 2 मंत्र 2 आहुति हमारे सबकी, सब मंत्र साथ में, पीछे कोई नहीं कहेगा। अग्नये स्वाहा, अग्नये इदं नमः, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं नमः। जितना हो सके लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए। 3 सांस लेनी सिर्फ। यदा सृष्टं जगत्सर्वं तदा लोकपितामहः चतुर्वेदसमायुक्तं शाश्वतं धर्ममादिशत्। किं सत्कर्म किमध्यात्मं यदि विज्ञातुमर्हति सर्वशास्त्रैषु ग्रन्थेषु प्रमाणं परमं श्रुतिः। स्पष्टं च कदा स्पष्टं तत्त्वज्ञानविवेचनम् अन्यत्र लभ्यते किन्तु प्रमाणं परमं श्रुतिः। आर्षग्रन्थेषु सर्वेषु श्रुतिप्रामाण्यमेव च सर्वतः सारमादद्यान् च कल्याणहेतवे। शुष्कवादर्दः कैचिन्नन्यदस्तीति वादिनः सर्वे। के आनंद की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। परमात्मा का आवाज देखिए। आहुति डालने के बाद कम से कम 40-50 सेकंड के लिए लाइट गई थी और यहाँ पर वो अग्नि, डॉक्टर साहब और पूरा मंच दिख रहा था। ये परमात्मा का रसीद है। मंच दिख रहा था सिर्फ अग्नि के उजाले में, ये रसीद। नमस्कार। किया है सर ने बहुत। उन्होंने प्रणाम किसान नाम का इस तरह का मंच बनाया है। I would have invited Raman ji to talk about his problem. जब कोई इस तरह के काम में जाना चाहता है उसको कितनी तकलीफ़ें सहनी पड़ती हैं, लीगल, गवर्नमेंटल, इधर प्रॉब्लम उधर प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम का हम सल्यूशन खोजने की कोशिश करें, ये हमारा काम था। और पहला जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करना चाह रहे हैं वो लोगों की सोच है, वो मीडिया से। इसके लिए निकिता जी बात करेंगी। उन्होंने हमारे साथ पार्टनर किया, इतना अच्छा हमको मंच दिया है। सर की बुक काउपैथी कम्युनिटी उन्होंने ही लॉन्च करी, उनके इनोवेटिव पब्लिकेशन ने। प्लीज़ कम।
और इसके आगे जो जर्नल था काउपैथी जर्नल, उसको कल से परसों से वो वापस शुरू होगा सालों के बाद, इन्हीं के एफर्ट से और इनकी टीम के एफर्ट से। इनके हस्बैंड यहाँ पे नहीं, उनका भी पूरा सहयोग है इसमें। और ये पूरा नहीं है, इसके अलावा न्यूज़लेटर और मैगज़ीन, उसके बारे में ये बात करेंगी निकिता जी, प्लीज़। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद कनुप्रिया। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, एक लाइन में अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँगी। अभी फ़िलहाल मैंने नया जो ओहदा उठाया है, रिसर्च स्कॉलर अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर RS चौहान सर काउपैथी पे। इसके साथ मैं इनोवेटिव पब्लिकेशन की डायरेक्टर भी हूँ, जो रिसर्च पब्लिकेशन में डील करता है। हमारे जनरल मेडिकल्स के हैं, जनरली 45,000 डॉक्टर्स हमसे एसोसिएटेड हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, बट काउपैथी का ये जनरल का रिवाइव होना, इट्स अ न्यू रिवाइवल वर्क फॉर मी ऑल्सो। सो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। ये एक ओपन एक्सेस पीयर रिव्यूड इंडेक्स जर्नल है, जो सर पहले पिछले 12 सालों तक चला। इसके बाद 2012 से ये बंद हुआ है। फिर अब इसको फिर से हम रिवाइव कर रहे हैं। कल इसका फर्स्ट इशू पब्लिश हो जाएगा ऑनलाइन, आप इसके वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। इसका नाम है www.ijcs.in। सो इस जर्नल में हम काउपैथी रिलेटेड रिसर्च आर्टिकल इनवाइट कर रहे हैं फ्रॉम एवरी फील्ड ऑफ काउपैथी। जैसे आज डॉक्टर ईताकर सर ने बोला था कि यहाँ डॉक्टर नंदिनी मैडम और डॉक्टर आशुतोष सर के बहुत अच्छे हमने एक्सपीरियंस भी देखे कि इन्होंने कितने केसेस पे काम किए। सो ये केसेस मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्चर्स तक पहुंच पाएँ, ये हमारा मोटो है इस जर्नल के थ्रू। इसके एडिटर इन चीफ डॉक्टर RS चौहान सर हैं और एडिटर्स में बहुत ही निपुण साइंटिस्ट हमारे साथ अलग अलग देश के अलग अलग जगहों से हैं। तो हम चाहते हैं आप भी मैक्सिमम इसमें अपना इनपुट दो, बिकॉज पब्लिश और पैरिश, मतलब या तो अपने ज्ञान को पब्लिश करो, नहीं तो उसका नाश हो जाएगा। तो हमें अपनी आगे की पीढ़ियों के लिए या फिर अपने आगे के जो यंग रिसर्चर्स हैं उनको कुछ देने के लिए अपने पास जो ज्ञान एकत्रित हमने किया है उसे हमें पब्लिश करना होगा। जिम्मेदारी बड़ी थी चौहान सर आपने मुझे दी इस बारे में सबसे शेयर करने को, लेकिन मैं कम समय लेते हुए आपको बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लोर नहीं करूँगी। एक बार आप वेबसाइट जाएं, मेरा नंबर यहाँ पे मैं शेयर करूँगी। यदि किसी को भी किसी टाइप की डिटेल की ज़रूरत पड़े तो इस जर्नल की असिस्टेंट है निशा यादव इनोवेटिव पब्लिकेशन में, उनका नंबर हम आप सबसे शेयर कर देंगे। दूसरी चीज़, जैसे कानुप्रिया जी ने बोला न्यूज़लेटर, तो न्यूज़लेटर में हमें हर सेगमेंट के लोगों का एक वर्क हर महीने, मंथली, क्वार्टरली, पहले इनिशियली हम उसे क्वार्टरली स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले एक गो पालक बोला था, उन्होंने कहा था कि उनको कई समस्याएं आ रही हैं। आज सुबह मेरी बच्चों से बात हुई जो यहाँ इंस्टीट्यूट से आए थे, तो उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर पोस्टर्स बनाए हैं अपने छोटे छोटे रिसर्च मॉडल्स को लेके। तो उस टाइप की चीज़ें हम लोग इन पर्टिकुलर न्यूज़लेटर्स में, मैगजीन्स में पब्लिश करना चाहते हैं। इसके अलावा फेसबुक और सोशल मीडिया को भी इससे लिंक करेंगे। हम बस मेरी एक आखिरी बात और कि स्पेशली इनोवेटिव पब्लिकेशन जुड़ा हुआ है इंटरनेशनल कई रिपोजिटरीज से। डेफिनेटली हमारे इंडिया में एग्जिस्टिंग रिपोजिटरीज बहुत सारी है। इवन सुनील भाई साहब की भी से मेरी बात हुई थी, तो गौ रिलेटेड भी एक बहुत अच्छी रिपोजिटरी है, बट
इन सब तथ्यों को इंटरनेशनली आर्काइव्स में जमाने के लिए हमें अलग अलग रिपोजिटरी में अपने जर्नल्स को भेजने पड़ते हैं। जैसे चोरस हुआ, जैसे डायरेक्टरी ऑफ इंडेक्सिंग हुई DOI DOAJ, सो हमें यहाँ सब जगह भेजने पड़ते हैं। और क्योंकि हम इस फील्ड में पिछले 20 साल से हैं, तो हम ये जो अपना जर्नल या अपनी छोटी छोटी मैगजीन्स जो गाय पे रिलेटेड हैं, उन सब चीज़ों को वहाँ इंडेक्स कराना चाहते हैं, सो दैट ये आर्काइव एक सामने हम रहें या ना रहें, ये आर्काइव जरूर रहे। यंग रिसर्चर्स जो काउपैथी पे काम करने चाहते हैं और जो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से जुड़ना चाहते हैं। धन्यवाद। जर्नल की बात बहुत महत्व की है, यानी हमारे सारे कार्यों को समाज में प्रकाशित करना, क्योंकि केवल वो एक परंपरा है इसलिए जर्नल ऐसी बात नहीं। जैसे अभी हम लोग कल पूज्य सहदेव दास जी सब बातचीत कर रहे थे, सहदेव दास जी विशेष मीडिया की टीम को लेकर आए, 5 लोग आए वो हैदराबाद से, केवल ज़्यादा मीडिया इसका प्रचार प्रसार की बात है। तो इस जर्नल में हमारे सबके लेख और सबसे बात हमारे अनुभव, हमारी जो चीज़ें प्रकाशित होनी चाहिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और हम लोग जो यहाँ हैं ये समझिए देश भर के प्रतिनिधि बैठे हैं, क्योंकि जैसे संघ की या कोई भी संगठन की भाषा होती है कि एक लाख से ज़्यादा पहुँच रखते हैं। अब जैसे हमारी ईटनगर जी समझो है, तो इतने सारे प्राध्यापक और इतने सारे महाविद्यालयों से संपर्क। कल ही कार्यशाला जो नागपुर में हुई वो 125 से 150 की उपस्थित, 5 महाविद्यालय के लगभग छात्राएं और प्राध्यापक वगैरह थे। तो हमारे रमन जी हैं, मतलब सबकी पहुंच बहुत है। अब उसको पंचगव्य को समाज के अंदर पहुंचाना है, गोवंश की जानकारी को पहुंचाना है, तो ये जर्नल उसमें ओवरलोडेड, मतलब उनको लगना चाहिए कि ये जानकारी अब अगले मतलब उसके अंदर इतना ज़्यादा हमको उसको भर देना और इतना वजनदार बना देना है कि लोगों में आकर्षण पैदा हो, लोग उसकी मांग करें और वो समाज तक जाए। इसलिए जर्नल का और ये सारे जो मेहनत हो रही है, इसको एक अच्छी दिशा में सबका प्रयास होना चाहिए। और उसके पहले जो उद्योग की बाकी वो हमारे जो कनुप्रिया जी ने दी अभी हमारे बीच, क्योंकि माननीय हमारे वैद्यराज जी प्रकाश जी कुछ बोलेंगे, उसके पहले यानी वो अध्यक्ष इसका सारा समापन करेंगे। मेवालाल जी पाटीदार जी यहाँ पर हैं और एक विशेष तरह का कार्य सेंधवा में हम लोगों ने इस तरह की कार्यशाला भी वहाँ की है, कम से कम 6-7 साल हो गए, 7 साल से ज़्यादा हो गए। कौन से वर्ष में की थी अपन ने अजीत केलकर? 6 बहुत दिन हो गए, 16 साल। तो वहाँ पर एक अच्छा यानी चिकित्सा केंद्र, वैसे वो प्राकृतिक चिकित्सा, मैंने उस समय भी आपसे आग्रह किया था कि वहाँ प्रशिक्षण केंद्र भी, वैसे वो बाकी चीज़ें चल रही हैं। उनकी यात्रा बहुत ज़ोरदार होती है, उसकी भी वो थोड़ी जानकारी और किस तरह से वो सारा तंत्र चलता है। उनका गायों से वार्तालाप, मैं उन गायों को उस समय वो गाय थी वहाँ पर, वो परा मध्यमा वैखरी हमारे यहाँ शास्त्र की बात होती है, उसमें वो वार्तालाप और उनसे प्रेरणा लेकर उस तरह का जो काम करते हैं। तो मुझे मेवालाल जी कुछ संक्षिप्त में वो जानकारी, उसके बाद माननीय वैद्यराज जी समापन। 4 मिनट के लिए सब लोग अपनी चेतना को एकाग्र करें और मैं कोई प्रवचन नहीं दूंगा, एक अनुसंधान जो सजीव प्राणी के साथ सजीव चेतना का कैसे होता है। भारतीय संस्कृति में 5 आधार है, गुरु, गीता, गंगा, गायत्री और गाय। और गाय इसकी चेतना शक्ति है, इसके साथ ही 4 सिद्धियां गीता की, गायत्री की और गुरु के और भागीरथी गंगा की कैसे मिलती है। बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, अपनी चेतना को एकाग्र करें, लंबा और गहरा सांस खींचे। अभी हमने गौधूली बेला का, अस्ताचल के नारायण का, जब पछुआ हवाएं चल रही थी और ब्रह्मांड में सुषुम्ना नाड़ी प्राण संचार कर रही थी, उस समय हम सभी ने पवित्र अग्निहोत्र का आचरण किया। ये भारतीय संस्कृति के जनक है और अवतार है, ये 24वें अवतार। ऐसे यज्ञ भगवान की उपस्थिति को हम नमन करते हुए सर्वदेवमयी गौ माता सुरभि का ध्यान करते हुए पर ब्रह्म ओंकार का नाद करेंगे। अकार, उकार और मकार, ये पूरा ब्रह्मांड नाद ब्रह्म पर संचालित है और ये सारी सृष्टि नाद ब्रह्म से टिकी हुई है, संचालित है, पोषित है। लंबा गहरा सांस ले।
प्राण और प्रकाश शरीर में उपस्थित सर्वदेवमयी गौ माता के सानिध्य में सम्मानी मंच, सम्मानी सदन, हमारे अग्रज वैज्ञानिकगण, भाइयों बहनों, मैं छोटा सा पहले परिचय दे दूं। अखिल विश्व गायत्री परिवार युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार का मैं लोक सेवी जीवनदानी कार्यकर्ता हूं और अपने जीवन की इस यात्रा को लोक आराधना के लिए, आत्म कल्याण और लोक कल्याण के श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के अनुसंधान के लिए मैंने अपना घर गांव छोड़ा और एक किसान का बेटा हूं। और उसके बाद में जो हमने यात्रा शुरू करी तो एक झोपड़ी से यात्रा शुरू करी और एक पेड़ के नीचे एक गाय को लेकर के, जहाँ आज करोड़ों का तंत्र काम करता है, 400 जंगलों के बच्चे रहते हैं, 35 एकड़ में बसा हुआ है। जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए अब तक हमने 950 गाँव की 400 गौव्रती यात्रा करने वाले साधकों के साथ लेकर के महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान की पद यात्राएं करी और उन गाँव में अक्षय गौघर, गाय की घर वापसी पर काम किया और इस प्रकार का एक प्रोजेक्ट बनाया है। इसमें एक प्रश्न पर एक उत्तर है। गाय की उत्पत्ति से लगा के मरने के बाद गाय 25,000 रुपया कैसे देती है, अभी हमारे अग्रज वैज्ञानिकों ने बताया। उसको भी एक एक प्रश्न पर इसको किसान के घर घर तक मुफ्त में दिया जाता है और हमारा गौव्रती साधक वहाँ जाकर के जो कार्य करता है वो आपके लिए अनुकरणीय होगा। भाई साहब प्रणाम। पूरा घर 1 मिनट के लिए बैठोगे, वो बैठते हैं, फिर कहता मुझे जोर से प्यास लगी है, अच्छा हम पानी लेके आते हैं। बोले रुकिए, आपके घर में गाय है क्या? गाय तो नहीं साहब। अच्छा तो फिर खेती है क्या? हाँ साहब खेती है। यदि आपके घर में खेती है और गाय नहीं है तो आपके घर का पानी मैं नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैं व्रत लेकर के आया हूं कि जिस किसान के घर खेती है और गाय है मैं उसी का पानी पीता हूं। अभी भी मौका है, इसी जल से तुम संकल्प ले लो कि मैं गाय को पालूंगा तो आपके घर का पानी पीने योग्य है, नित्या अतिथि आपके घर से प्यासा जाने को तैयार है। इतनी बात कहते ही उसके हृदय की संवेदना जागती है और वो कहता है कि नहीं साहब, हमारे मरते दम तक की तो हम गारंटी लेते हैं कि हमारे खूंटे पर, हमारे खेत में पूज्य गौ माता वास करेगी। इस दृढ़ता से, इस प्रेरणा से अब तक 1 लाख से अधिक घरों में गौ पालन का, अक्षय गौ घर की घर वापसी कराई गौ माता के। और ये किताब में 44 प्रश्न पर 44 विषय है। इसके बाद में एक अद्भुत प्रयोग हम लोगों ने किया है और वो आप सबके लिए अनुकरणीय रहेगा। पूज्य गौ माता के पंच गव्य के हम स्टॉल लगाते हैं पर्व त्योहारों पर, और कैंसर का ला इलाज असाध्य बीमारी को आप पंचगव्य से, आयुर्वेद से कैसा ठीक करेंगे, उसके 9 सूत्र, इसको बनाने के तरीके और लेने के विधि। उसके बाद में 2 सूत्र, कौन सा आहार लेना चाहिए, कौन सा आहार नहीं लेना चाहिए। अंत में उसकी छोटी सी क्रिया विधि। ऐसा एक पत्रक आयुर्वेद और पंचगव्य से कैंसर का उपचार। इसके बाद में महत्वपूर्ण एक कार्यक्रम हम लोग चलाते हैं पंचगव्य के साथ में पंचकर्म, षटकर्म के लिए आयुर्वेद पंचगव्य का नेचुरोपैथी सेंटर। अभी भी वहाँ पर 51 साधक शिविर कर रहे हैं, 5 से 13, 20 से 28 प्रति माह। और इसके अंदर हम लोग उनको सप्त गौ परिक्रमा मंदिर बनाया है। जैसे आदरणीय मानसिंगा जी ने बोला, मैं गाय से 4 भाषाओं में बात करता हूँ। आप लोग भी वेद की भाषा को सब जानते क्योंकि आप वैज्ञानिक है। मध्यमा वाणी मतलब इशारे से बात हो गई, इसे मध्यमा वाणी कहते हैं। वेखरी वाणी, गाय बोलती नहीं है और बोलती है। मतलब कब बोलती है? जब आप उससे नित्य उसका नाम लेकर के उससे बात करोगे, और जब बात करोगे तो उसी तरीके से जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, ऐसे वो रंभा करके अलग अलग कंठ की आवाज निकाल करके बात भी करेगी। इसे कहते वैखरी वाणी। और तीसरी वाणी है पश्चंती वाणी।
गाय के चरणों में बैठ जाइए और गाय के अगले दोनों खुरों के बीच में मध्यमा उंगली हमारा आकाश तत्व है, इससे मसाज करिए और आकाश की तन्मात्रा ध्वनि है, इसको आप मसाज करिए। विश्व में एक ही प्राणी ऐसा है कि जिसका प्राण का संबंध ओजोन से सूर्य की पहली किरण गौ नाम की किरण से है, और सूर्य की उपस्थिति विश्व ब्रह्मांड में प्रति क्षण प्रतिपल रहती है। 2 बार बाल रूप में दिखते हैं, उदय और अस्त पर। ये विषय पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति का है, और ऐसे करके आप गाय के चरणों में बैठ करके ध्यान लगाना और फिर गाय से अपनी मन की बात को आप मन ही मन प्रकट करते जाना। फिर वो आपके मन की बात को आपके मस्तिष्क में बोलना शुरू करेंगे, क्योंकि मस्तिष्क के जो न्यूरॉन्स होते हैं वह हमारे जन्म के समय पर प्रकट होते हैं, और जन्म की जितनी भी विधि होती है वो गाय के सिंगों से इस सृष्टि में चलती है। विश्व ब्रह्मांड में एक ही प्राणी ऐसा है कि जिसके सिंगों की ऊर्जा को यदि आपको आजमाना हो, मैं तो रोज करता हूं, 4:30 बजे मेरा यज्ञ गाय के सानिध्य में होता है, और अभी हुआ ऐसा सूर्य अस्त पर। लेकिन बात करके, बात पहले उनसे होती है, उनको आह्वान किया जाता है गाय का, यज्ञ भगवान का, अस्ताचल की किरणों का, और ये जो आपका सेंटर पॉइंट है ये आपकी नाभि है। और गाय की सूर्य केतु नाड़ी जो ऊपर के कंधे में और चंद्र नाड़ी अगले चरणों में, तो सिंगों पर इसको रखिए और फिर उसके बाद में आप वापस बैठ जाइए और फिर चौथी वाणी से बात करिए, और उसका नाम है परावाणी। और परावाणी में क्या होता है कि ब्रह्मांड से आपको, ब्रह्मांडी शक्तियों से आपको प्रेरणा मिलेगी, और आपका अंतःकरण, आपकी आत्मा सुनेगी। एक बार आपका मन सुनेगा, एक बार आत्मा सुनेगी, एक बार आपकी आंख सुनेगी, एक बार कान सुनेंगे। इसे 4 भाषाएं कहते हैं, और चारों भाषाओं में गाय सबसे अधिक पारंगत। क्योंकि मेरे साथ में जो पूज्य एक गौ माता सुरभि थी, छद्दे मान सिंह जी, उनके दर्शन करके आए। ये गाय का बच्चा नहीं था। मैंने इसको कहा, माँ आज से मैं आपका बेटा और आप मेरी माँ। आज मेरे को 23 साल हो गए, धरती पे मैंने भोजन नहीं किया, मैं केवल मेरी माँ का दूध ही पीता हूँ, क्योंकि मैं उसका बेटा हूँ। और जिस गाय की सेवा करता हूँ उसी गाय का दूध पीता हूँ। बाहर जाता हूँ तो नारियल पानी और 100 ग्राम मूंगफली के दाने, और ऋतु फल कोई दोपहर में 1। 3 बजे जागता हूँ बिना घड़ी से, और रात के 10 बजे सोता हूँ। 18 घंटे 35 एकड़ जमीन पर अंजन का जंगल, जड़ी बूटियों का जंगल, 5 सरोवर, आसपास के पूरे वनांचल में और क्षेत्र के लोगों का वहाँ 3 बजे से 6 बजे तक काउ थेरापी का, पंचगव्य का, मंत्र विज्ञान का, जैसे हमारे किसी सज्जन ने कहा था, आदरणीय डॉक्टर साहब ने, कि भाव संवेदना का बड़ा योगदान है। हम पेड़ों से लोगों को बात करना सिखाते हैं। पेड़ों के साथ में हम अपने नक्षत्र राशि वाटिका, ग्रह वाटिका और दिशा अनुसार तरु उस पूरी 35 एकड़ में लगे हुए हैं। कौन सी दिशा से कौन से तरु की खुशबू आएगी उसके विज्ञान पर, उनकी जड़ों पर, उनके फूलों पर, पत्तों पर रोमा थेरापी कराते और पंचगव्य का स्नान करके एक कल्प साधना कराते, जो अभी गुरु पूर्णिमा से शुरू होगी, राखी पूर्णिमा तक चलेगी। चांद्रायण कल्प साधना, ये वेदों में वर्णन है कि गाय के साथ ही होती है और गाय के पंचगव्य से ही प्रारंभ होती है। और एक गाय एक साधक के साथ चांद्रायण कल्प साधना करती है, वो भी जौ की रोटी और गाय के दूध की छाछ पर 1.25 लाख का गायत्री मंत्र का अनुष्ठान। और 10 राज्यों से पंजीकृत साधक प्रतिवर्ष गायत्री धाम में गोल कुटियाएं बनी गाय के गोबर की लिपी हुई है, उसमें आकर के जब तब ध्यान करते हैं। न्यूनतम 9% से 12% तो उनके बॉडी से टॉक्सिक निकलता है, वजन कम होता है। विधि का विधान और छठी का लेख कोई बदल सकता है, उसका नाम है पूज्य गौ माता। आप सबको सादर प्रणाम। ओम शांति शांति। और वहाँ रहकर वो आनंद, वो वास्तविक है, जितनी बातें बताई उससे बहुत ज़्यादा है हमारा। मैं तो दुर्भाग्य मानता हूँ, मैं बहुत कम जा पाता हूँ। मैंने प्रवास के ऐसे बहुत सारे दिव्य स्थान हैं, वो दिव्य स्थान वहाँ पर है और पूरा ब्रह्मचर्य का उनका जीवन है। अभी कुछ परिचय और कुछ लोग उनका जो निवेदन या जो लोग आज सहभागी है, जो कि बहुत लोगों का परिचय नहीं करवा पाए थे। बहुत सारे वरिष्ठ वैद्यगण हैं,
सबसे पहले हमारी शुचि वर्मा जी, सौ शुचि वर्मा हमारी दिल्ली से हैं। ये जैसे दो बहनें वो तीसरे नंबर पे हैं और उनकी बहुत रुचि, वो बहुत बार 2-3 बार हमको बताया कुछ गोबर के ऊपर विशेष कार्य सरकार के माध्यम से, कुछ जैसे गोबर्धन योजना, कुछ न कुछ करना है। कल वो बताएंगी क्या कर रही हैं और क्या करना चाह रही हैं। तो दिल्ली रहती हैं। इस कार्यशाला के लिए विशेष रूप से उनके मन में भी था कि पंचगव्य का कुछ हमको विशेष आगे ले जाना है। हमारे वैद्य गजेंद्र जी डहरवाल सिवनी से हैं। जैसे अभी ये सब लोग बता रहे, तो गजेंद्र जी भी आयुर्वेद को समर्पित हैं एक प्रकार से, और आयुर्वेद जैसे वो नाड़ी में चलता है वैसी बात है। और अभी हमने उसमें थोड़ा पंचगव्य का समावेश ज़्यादा करवाया है, तो वो उसके ऊपर पूज्य सौरोपानंद जी के, रामदेव बाबा ने, पतंजलि, सबके वहाँ सिवनी जिले का प्रभार बोलो एक क्षेत्र का। और सबसे महत्व की बात, लगभग 1000 गाँव का संपर्क हमारा उनको विशेष वो पकड़ने का कारण हुआ है कि उस 1000 गाँव में, जैसा पूज्य मेवालाल जी बता रहे थे कि वो गोपालन वहाँ ले जाना है आपको, वो यात्रा वहाँ पकड़नी है। आपका भी पीला वस्त्र, इनका पीला वस्त्र, तो आगे आपको ध्यान देना है कि वो आपको पकड़ लेंगे बराबर। तो ये गजेंद्र जी कल बताएंगे उनके अनुभव भी, वो क्या क्या उसमें पंचगव्य का काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं। हमारे इधर ध्यान देंगे डॉक्टर साकेत, बाद में बैठ जाए, अपन दे देंगे आपको, सारे साइज सबको मिल जाएगा, बैठ जाइए। साकेत मणि त्रिवेदी, और नाम भी बहुत बढ़िया है। मैं तो ऐसे विनोद में कुछ बोलते रहता हूँ, हमारे मोर मुकुट मणि, और बहुत सुंदर कार्य, यानी हम पश्चिम को कैसे मात दे सकते हैं वो कार्य आगे बढ़ा है। उनमें इनकी बहुत भूमिका रहेगी, अशोक जी कलवार, हितेश जी, सभी लोगों की। उन्होंने कर्क रोग यानी कैंसर का डिटेक्शन इक्विपमेंट, क्योंकि हमारे ऊपर पश्चिम कब हावी होता है कि वो सारे जिसको मैकेनाइजेशन, हर चीज़ में इंस्ट्रूमेंटेशन है, कुछ भी चीज़ होगी, मतलब कैसी स्थिति है। अभी यहाँ पर अपना नया भवन बना है, मैं ऐसे बता रहा हूँ कैसी स्थिति रहती है। अब वो भवन के लिए हमारी मजबूरी थी कि उसके लिए सफाई, क्योंकि वो 18,000 स्क्वायर, सबको आग्रह करूँगा वो देखना, वो पीछे बना हुआ है अपना औषधि निर्माण वहाँ हो रहा है पीछे की खेत में, सब लोग रुकने वाले हैं तो वहाँ देखेंगे। तो उस भवन की सफाई में नागपुर से लिए, वो बोले इटली से बने हुए इक्विपमेंट है। मुझे मन को पीड़ा हुई, मतलब वो जैसे ऑटोमेटिक उसका वो वैक्यूम क्लीनर बोलो जो भी रहता है, तो मन को कष्ट हुआ कि झाड़ू के सामान भी इटली से आएंगे हमारे यहाँ। इटली वाले को पार रहे, वही तो बड़ा मुसीबत चल रही है, और फिर इटली का सामान भी और आ रहा है। तो इन्होंने जो एम्स में 150 करोड़ की मशीन आ रही थी उसको कुछ लाख में बना लिया है, प्रयोग शुरू हो गया है और पूरी भारत सरकार की मान्यता मिली है। उसको कल विस्तार से बताएंगे कि क्या कर रहे हैं, मतलब न्यूनतम खर्च में कैसे हम कर्क रोग या कैंसर का डिटेक्शन और प्री डिटेक्शन, बहुत सारी चीजें हैं। कभी हमने पिछली बार हमारी वैद्य भी दिल्ली में थे तो बहुत विस्तार से बात हुई। तो साकेत मणि सुबह, मतलब माननीय राकेश जी के साथ जो वैद्य लोग हैं, मैंने उनका परिचय, नाम मैंने बातचीत में भी कुछ समय नहीं है। हमारे एक आयुर्वेद जो भाग्यनगर से हैं, सुरेश जी, सुरेश जी नाम है ना, नहीं जाकोटे नहीं, बाजू वाले, उनका नाम क्या है, हाँ वाई श्रीनिवास जी। आयुर्वेद अस्पताल 30 बेड का है ना, शायद 20 बेड का भाग्यनगर हैदराबाद में अस्पताल आयुर्वेद का। और अब इनको क्योंकि वो लेकर आ गए तो पंचगव्य का अस्पताल बनेगा, ऐसा हमारा अगला आग्रह रहेगा उसके बाद। यानी उसको पंचगव्य की स्टैंपिंग करनी है आपको, यानी वास्तव में उसको आगे बढ़ाना है, क्योंकि दक्षिण में बहुत सारा काम करना है। तो ऐसे विशिष्ट जन हमारे बीच हैं। अभी जो हमारा मार्गदर्शन करेंगे माननीय प्रकाश जी, यानी मैं चूँकि हमारे वरिष्ठ है, मार्गदर्शक हैं, तो पंचगव्य के प्रकाश को उनको ही समाज के सामने लाना है। और हमारे लिए वो एकदम सरांचं स्वागत नाही केलं, हाँ सगळ्यांचं नहीं केलं, तो सभी लोगों का स्वागत करेंगे। तो अभी मैं एक और परिचय, राज मदनकर आगे आ जाओ, मुकेश भी आगे आ जाओ, क्योंकि पीछे से नहीं तो समझ में नहीं आएगा लोगों को, इधर सामने आ जाइए। ये सब काम में थोड़ा हमारी युवा पीढ़ी और इनको मैं थोड़ा सा बोलते भी रहता हूँ। एक बड़ी टीम, मतलब ये कुछ कारण ऐसे रहे कि 50-60 से लगभग 100 लोग आ नहीं पाए हैं, मतलब ये भी स्थिति है। कुछ नागपुर के भी 50-60 से ज़्यादा नहीं आ पाए। तो पहले राज मदनकर यहाँ आ जाए आगे, और फिर वो स्वागत भी करेंगे यहाँ पर। राज मदनकर, यहाँ की जो जैविक कृषि का कार्य अभी ज़्यादा जिम्मेदारी इनके ऊपर है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में पर्यावरण गतिविधि 6 गतिविधि चल रही, जैसे गौ सेवा है, अलग अलग गतिविधियां हैं, उसमें एक पर्यावरण की गतिविधि, उसके अखिल भारतीय प्रमुख एक प्रकार से एक विषय का विशेष दायित्व है। और यूनेस्को के कुछ कार्यक्रम में वो सहभागी रहे, कुछ देशों में जाना हुआ है, और बहुत अच्छा चिंतन है। और गोवंश आधारित खेती के लिए अभी लगभग धीरे धीरे 1,500 एकड़ तक लोगों को मार्गदर्शन यानी कंसल्टेंसी जैसा वो कार्य कर रहे हैं।
तो सबसे पहले वो सर का स्वागत करेंगे, प्रकाश जी काबरा सर का। और दूसरे पर हमारे युवा मुकेश बिस्ने आगे आ जाएं। इनका भी अभी थोड़ा कृषि में वैसे बायोटेक्नोलॉजी कुछ अभ्यास रहा, लेकिन अभी उनका काम जैविक कृषि का है। और इसको आइए आप स्वागत की कड़ी में डॉक्टर अशोक जी कलवार का स्वागत करेंगे आप। हमारे साकेत मणि जी आप आ जाइए। तो दिल्ली का ही मामला है, आप क्योंकि हम लोग ज़्यादा वो तालमेल आपको बिठा के आगे बढ़ाना है, क्या लिखना है क्या देना है। तो स्वागत कर रमन जी बेलगे हमारी दूसरी निकिता जी का। मुझे आनंद होता है, मैं इनके घर जब वो रमन जी यहाँ 99 की बात है, जब मुझे वो दायित्व बम्बई से मिला, तो वो गतिविधि आपको थोड़ी बढ़ानी है। वो जो पहले का काम था, वो नया भवन भी थोड़ा आपको ज़्यादा संभालना है बीच में। सामने से आइए। रमन जी के घर में जाता तो मुझे वो स्मरण होता है, उनके पिताजी उस समय वो बीमार रहते थे। मैंने मतलब बहुत आनंद होता था, उस समय शुरुआत हुई थी इन्हें हम लोग कार्य की। हमारे वैद्य गगन जी धाकड़ होशियारपुर, क्योंकि हमारी सुबह से जो भागदौड़ चल रही थी तो मैं उनसे मिल भी रहा था, लेकिन ज़्यादा बातचीत नहीं। यानी कुछ ऐसे ही संकेत बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैं कल वैद्य ओम प्रकाश जी सिंह भी बोलने वाले बनारस के, उनका सुबह हमने परिचय करवाया। जो अपने कार्यकर्ता हैं अखिलेश गुप्ता, पंचकुला में रहते हैं, चंडीगढ़ और मोहाली पंचकुला ऐसे 3 स्थान हैं। वो मेरे हाथों के पीछे पड़े थे कि अपने को पंजाब के पूरे आयुर्वेद विश्वविद्यालय से अनुबंध, यानी विश्वविद्यालय मतलब 16 आयुर्वेद महाविद्यालय में, मैं और यानी वैद्य राकेश जी, और वो करके ही दम लिया। मतलब हम लोगों को बाध्य कर दिया कि अनुबंध करना है, पंचगव्य चिकित्सा का करना है। उसमें इन गगन जी का सबका बड़ा सहयोग रहा। वो होशियारपुर से, वो विश्वविद्यालय से हैं। यानी एक सामान्य का ध्यान दीजिए, वो अखिलेश ने इनके माध्यम से उपवैद्य, क्योंकि उसके मन में लगन है, एक ललक है, सबसे संपर्क में रहते हैं वैद्य रंगों के, कि मुझे एक श्रेष्ठ चिकित्सा समाज को और उसमें वैद्यगणों को आगे बढ़ाना है। क्योंकि वो जैसे बोलते हैं झोला छापे, वो कुछ भी चल रहा है तो उसको बंद करना है थोड़ा ठीक ढंग से। तो गगन जी वहाँ से हैं। हमारे वैद्य सुहास जी भी हैं मोहाली पंजाब से। सुहास जी मूल महाराष्ट्र से हैं क्या? हाँ, इसीलिए आपका नाम सुहास जी। थोड़ा वो अडनाव भी बता देते आप क्या, तो सबको ध्यान में रहता। साखरे जी, अरे शक्कर वाला मामला है तो फिर साखरे जी बता दो ना सब। तो वैद्य सुहास जी साखरे, वो भी मूल मतलब महाराष्ट्र से, लेकिन मोहाली पंजाब में। तो आप वो अखिलेश का भी आप संपर्क रखिए, तो वो थोड़ी कड़ी बराबर रहेगी। वैद्य संदीप जी चौहान, सब युवा टीम में अच्छा है। तो संदीप जी भी मोहाली पंजाब से हैं। तो कुछ न कुछ सबका कल, क्योंकि मुक्त चर्चा भी है, आज अभी नागपुर जाने वाले कितने, जरा हाथ खड़ा करेंगे। नागपुर जाने वाले आप लोग की तो गाड़ी है, ठीक है, वाहन। और कोई पीछे जाने वाला है क्या? 2-3 लोग हैं काका। और कोई पीछे? आप लोग जाने वाले हैं, मतलब काड़े जी वगैरह? अच्छा, तो ठीक है। मतलब लेकिन सबको आग्रह रहेगा कि भोजन और समझो जिनको रुकने की संभावना है, क्योंकि 2 तरह का है। एक अभी वो जो दोनों केरल की, मैंने उनका परिचय नहीं करवाया, अभी आने के बाद में कराएंगे, वैसे उनके कार्य से भी होगा। वो वहाँ पर बहुत अच्छा केंद्र, अभी मैं जाकर आया संयोग से पिछले 10-12 दिन पहले। केरल की स्थिति आपको पता है बहुत खतरनाक है। खतरनाक इस दृष्टि से कि वहाँ जो गोवंश को हम जितनी बात गो गीता गंगा गायत्री भी जो बता रहे हैं, यानी गोवंश को जैसे एक वो आया था, इसमें आजकल ये मोबाइल में बड़ी चीज़ें आती है कि एक गाय को कुछ खिलाकर खाता है और एक गाय को खाता है। केरल में जो गाय को पूजने वाला उस परंपरा से, यानी हम लोग बहुत बार हिंदुत्व की, सनातन धर्म की बातें, क्योंकि हमको सारे वैज्ञानिक सबके बीच में रहना पड़ता है, उसको ज़्यादा नहीं प्रोत्साहित करते, लेकिन तथाकथित यानी हमारा समाज वो गोवंश को बहुत बड़े प्रमाण में खाता है, ऐसा केरल। और उसमें स्वामी विद्या गुरुकुलम, बहुत सुंदर गुरुकुलम, अभी वो एर्नाकुलम के अलवा करके स्थान है, अलवा है उसका पहले नाम था। अपनी टीम उसमें कीर्ति कुमार जी और अच्छी टीम है, 350 से 400 रोगी रोज के, और अच्छी मजबूत टीम, 100 से ज़्यादा लोग उसमें कार्यरत हैं बड़ी महारत से, यानी ऐसे केंद्र देश में। और उसमें हम लोगों ने संकल्प किया कि देशी गौवंश, गौशाला भी थोड़ी नज़दीक में, वहीं थोड़ा प्रवास था क्योंकि मुझे तेनकाशी और सब जाना था।
तो वो 2 बहनें आई हुई हैं, वो कथक वगैरह कुछ करेंगी, मतलब उनका जो वहाँ का लोक नृत्य है, और फिर संगीत का भी थोड़ा सा हमने रात को रखा है भोजन के बाद। तो ऐसे विशिष्ट जन हमारे बीच में हैं। अभी मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, और बाद में सबसे थोड़ा आग्रह रहेगा कि आपसी परिचय भी सब लोग बना के चलें, क्योंकि कार्यशालाओं का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है कि वो कार्य फिर वो केवल वो व्हाट्सएप का ग्रुप चल रहा है ऐसा मत करिए, उसको कार्य रूप में कैसे आगे ले जाना है, बाकी वास्तव में गति कैसे देना है, वो कार्य का समन्वय तालमेल कैसे बिठाना है। तो अन्य हमारे मार्गदर्शक प्रकाश जी सर से आग्रह करूँगा, काबरा जी से, कि वो सभी इस पूरे सत्र का समापन करेंगे।